तो हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ आईटी जेम एंड सीएसआईआर नेट। आज हमारे उद्गम सीरीज के सीक्वेंस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी तक हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लिया था और उससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट कर दिया था, राइट। तो थर्मोडायनेमिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री वी हैव कंप्लीटेड। नाउ इन दिस सीक्वेंस हम आगे बढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ओर। समझना, देखो आज इसका फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद में अपकमिंग 2 और 3 लेक्चर्स और आएंगे जिनमें मैं बात कर रही हूँ आपसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की और उनसे रिलेटेड आपकी क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखेंगे गैल्वेनिक सेल। ठीक है, काफी सारे टॉपिक्स हम देखेंगे एक साथ में। गैल्वेनिक सेल, नर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उससे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। इसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और टेम्परेचर कोएफिशिएंट और फिर कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस तरीके से आपका सीक्वेंस चलने वाला है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर मैं आपसे बात करूं तो हम 3 पोर्शंस में, बेसिकली जैसे मैं इसे पढ़ाती हूं तो मैं 3 पोर्शंस में इसे डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट पोर्शन आपका बिल्कुल बेसिक पोर्शन, दैट मीन्स गैल्वेनिक सेल तक का रहता है। सेकेंड पोर्शन में आपका आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और उसके बाद में जो थर्ड पोर्शन है वहां पे हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। ठीक है, और कंडक्टेंस प्लस टाइट्रेशन, तो उसको मैं साथ में ही रखती हूँ कि कंडक्टेंस एंड टाइट्रेशन। ठीक है, इस तरीके से हमारा सीक्वेंस रहता है। तो जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारी आज एंट्री है वो एक्चुअली आपके फर्स्ट लेवल पे है, दैट मीन्स गैल्वेनिक सेल पे है। तो गैल्वेनिक सेल, या मैं कह दूं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम यहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक दोनों उसी का ही पार्ट है, ऑल्दो दोनों उसी में आ जाते हैं, बट फिर भी मैं इसे इस तरीके से लेती हूँ कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ही मैं 2 डिविजन्स बनाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमें पढ़ना रहता है तो 2 डिविजन्स बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट आता है आपका गैल्वेनिक सेल, और नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं गैल्वेनिक सेल की, तो इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आपका बेस है एक तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो सुनना, देखो इसे स्टार्ट कर रही हूं मैं। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे बोलते हैं? तो मैंने बोला वो सेल जो आपके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, या फिर रिवर्स बोलूं दैट मीन्स आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर दे। इट मीन्स दोनों ही पॉसिबिलिटीज को मैं कॉमनली यहाँ डिस्कस कर सकती हूँ कि एनी ऑफ सच टूल या एनी ऑफ सच सेल विच हेल्प यू आउट इन ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, इसे लिखिएगा केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, या फिर हम कह लें इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, दोनों ही बातें ठीक है। कि जो भी सेल आपकी ये कन्वर्जन्स कर देगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने यहाँ पे ली है, दैट मीन्स गैल्वेनिक सेल जो लिया है, इसकी बात करती हूँ। गैल्वेनिक सेल एक्चुअली क्या करता है ना, आपको यहाँ पे केमिकल एनर्जी से कन्वर्जन देखने को मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किससे किसमें? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन आपको देखने को मिलता है। वेरएज अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट की, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइटिक मीन्स ब्रेक करना। तो हमने कहा यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं आपके कंपाउंड का, एंड रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं और उससे यू आर ब्रेकिंग डाउन सम कंपाउंड एंड गेटिंग सम केमिकल प्रोडक्ट। तो मैंने लिखा आप केमिकल एनर्जी यहाँ से गेन कर रहे होते हैं, राइट। ये इस तरीके से चलता है। अब सुनना, जो टूल आपको इससे इसका कन्वर्जन करवा देगा। अब एक बात आती है कि केमिकल एनर्जी जब खुद से बन रही है, केमिकल एनर्जी बन रही है, इट मीन्स प्रोडक्ट खुद से, रिएक्शन खुद से सॉरी हो रही है, राइट। अगर रिएक्शन खुद से हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, इट सेल्फ रिएक्शन हो रही है, इट सेल्फ इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहीं फ्लो कर रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। एकदम सही बात है ना। तो यहाँ से हमने बोला कि अगर केमिकल एनर्जी खुद ब खुद बन रही है, दैट मीन्स रिएक्शन खुद ब खुद हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि ये प्रोसेस कैसा जाएगा? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जाएगा। कैसा जाएगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, जहां पे आपको एक्सटर्नल फैक्टर की नीड नहीं होगी, रिएक्शन खुद ब खुद हो रही होगी और उससे जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है, दैट मीन्स ये प्रोसेस कैसा रहता है? स्पॉन्टेनियस रहता है, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की नीड आपको नहीं होती है। ठीक है, आगे सुनना, देखो वेयर अगर मैं बात करती हूँ इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो यहाँ पे बोलूंगी इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें देनी पड़ती है। ठीक है, कि बैटरी से आप इंट्रोड्यूस करते हो, तो यहाँ पे बोला इस कन्वर्जन में कि इलेक्ट्रिकल से केमिकल जाने के इस कन्वर्जन को आप कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। ये कैसा है?
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, दैट मीन्स यहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये खुद ब खुद तो नहीं इनिशिएट हो रहा, इट मीन्स ये प्रोसेस कैसा रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे चीजें देमसेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही, हमें प्रोसीड करवानी पड़ रही है। एकदम सही है ना। जैसे आप सपोज करो आपने बोला NaCl है, राइट अब अगर मैं NaCl सॉलिड ले लेती हूँ और इससे एक्सपेक्ट करती हूँ कि कोई प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये खुद तो काफी स्टेबल है ना, ये खुद से प्रोडक्ट तो बनाना ही नहीं चाहेगा। लेकिन फिर भी अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट बनाए तो हमें इस पे एक्सटर्नल फैक्टर्स लगाने पड़ेंगे। लेट सपोज मैंने इसको थोड़ा सा हीटन अप कर दिया, अगर थोड़ा हीटन अप भी कर देती हूँ तो ये किस में आ जाएगा, मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा, राइट किस में आ जाएगा, मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा, मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, बट अभी भी प्रोडक्ट तो नहीं बना रहा। एकदम सही है ना। लेकिन अगर मैंने इस पे अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट मीन्स अगर मैं बाहर से करंट सप्लाई कर दूं तो फिर मुझे रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स मिलने लगेंगे। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट्स की अगर बात करती हूँ क्या बनेंगे, तो जो आपको आपका इनिशियली कंपाउंड दिख रहा है उन्हीं में से प्रोडक्ट बनेंगे। दैट मीन्स NaCl आप ले रहे हो तो यहाँ पे Na सॉलिड बन सकता है, यही दिख रहा है हमें, या फिर Cl है, Cl माइनस आयन है तो उससे Cl2 गैस बन सकती है। एकदम सही बात है ना कि हमारे पास में ये रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स हमें दिख सकते हैं। बस बात इतनी है कि ये प्रोडक्ट अपने आप नहीं बनेंगे, आपको बाहर से एनर्जी इसके लिए सप्लाई करनी पड़ेगी। दैट मीन्स हम बाहर से करंट सप्लाई करते हैं तो ये रेस्पेक्टिव जो कंपाउंड है टूट जाता है, और जो हम इस ये पूरे आपके सेटअप में, दैट मीन्स एक सेल में ये हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जिस सेल में आप 2 इलेक्ट्रोड्स लेके चल रहे होंगे, वो इलेक्ट्रोड्स भी कैसी रहनी चाहिए, तो बोला इनर्ट रहनी चाहिए। इट मीन्स की द इलेक्ट्रोड्स themselves should not take part in the reaction, वो खुद ना पार्ट ले, सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड कर दें जिससे आपका कंपाउंड जब हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स में टूट के आपके प्रोडक्ट्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम इसे प्रोसीड करते हैं, जिससे आगे अभी मैं डिटेल में लूंगी और आपसे बात करूंगी कि ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना भाई, इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या रहती है। सो इफ विल टॉक अबाउट क्वालिटी, दो चीजें होती हैं, या तो क्वालिटी या क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर आपसे डिस्कशन करती हूँ कि हम इसमें पढ़ते किस तरीके से हैं, तो हम 2 तरीके से बात करते हैं, या तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की या फिर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की। ठीक है, जब मैं बात कर रही हूँ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की, इट मीन्स मैं बात कर रही हूँ टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कि प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, कौन सा बन रहा है। जैसे अभी तो आपके पास में चॉइस नहीं थी, इफ यू हैव टेकन मोल्टन NaCl देन यू आर नॉट हैविंग एनी चॉइस कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। लेट सपोज मैंने एक्वस NaCl ले लिया, ठीक है, अगर मैं एक्वस NaCl लेती हूँ तो मेरे पास में चॉइस ऑफ आयंस आ जाती है कि कौन डिपोजिट होने जाएगा। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ, नेक्स्ट में लेती हूँ, देखना इसे, अगर मैं लेट सपोज आपसे बात कर रही हूँ एक्वस NaCl लेके, तो इफ आई हैव टेकन एक्वस NaCl तो मेरे पास में चॉइसेस हैं, जैसे कि या तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव। दीज आर द चॉइसेस व्हिच आई एम हैविंग कि कौन जाए अब डिपोजिट होने। लेट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट रिडक्शन, कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है और आपका जो रिस्पेक्टिव आयन है, रिडक्शन कहाँ होता है, तो कैथोड पे होता है। हमने बोला आपका आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, एकदम सही बात है। तो ये डिपॉजिट होने कौन जाए, ठीक है, पॉजिटिव आयन ही गेन करेगा, तो वो चॉइस है Na है या H पॉजिटिव, कौन जाए। तो ये जो चॉइस आपके पास में आती है ना कि इन दोनों में से कौन जाएगा, तो आप बात करते हो क्वालिटी की। किसकी बात करते हो, क्वालिटी की बात करते हो। दैट मीन्स क्वालिटेटिव एनालिसिस आप करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनने जाएगा, तो दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस कि प्रोडक्ट फॉर्म कौन सा होगा। तो क्वालिटी में जब हम बात कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की। किसकी बात करते हैं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की बात करते हैं। वेयर एज जब मैं बात करती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, लेट सपोज कर लेते हैं चलो कि यहाँ पे जो Na पॉजिटिव है इसका रिडक्शन हो गया और Na सॉलिड है इसने बना लिया, ठीक है। तो बात आती है जो Na सॉलिड बना है ना वो सॉलिड है, तो एक्चुअली इसका कितना मास डिपॉजिट होगा, कितना वेट डिपॉजिट होगा, बोल सकती हूँ। और इसी के अपोजिट लेट सपोज कि H पॉजिटिव जो आयन था ये डिपॉजिट होने चला गया, तो इसने H2 गैस बना ली। तो अब बात आ रही है जो गैस है उसकी कितनी वॉल्यूम डिपॉजिट होगी। इट मीन्स मैं किसकी बात करना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ क्वांटिटी की, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस में आप 2 तरीके से डीलिंग करते हैं, या तो क्वालिटी या फिर मैं नेक्स्ट लिखने जा रही हूँ क्वांटिटी की। तो यहाँ मैंने लिखा आप बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। किसकी बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जहां आप बात कर रहे होते हैं नंबर ऑफ मोल्स की, वॉल्यूम की, टाइम ड्यूरेशन की, करंट की, एंड सो। इट मीन्स यहाँ पे हम काफी सारी बातें करेंगे और इन बातों में आपको आंसर देगा कौन, तो ये हमने कहा ये हमें आंसर मिलता है फेराडेज लॉ से। कहाँ से मिलता है, फेराडेज लॉ से, कि फेराडे लॉ आपको बताता है कि कितना आपका जो अमाउंट, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसका कितना अमाउंट बनेगा, उसकी कितनी वॉल्यूम बनेगी, इस टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा इस प्रोसेस में,
करंट कितना फ्लो होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इन सभी बातों का आंसर जो आपको करेगा वो एक्चुअली ये क्वालिटी करेगी, तो इस क्वांटिटी करेगी, और इस क्वांटिटी में आप हेल्प लेते हैं फैराडेज लॉ की। ठीक है, तो ये पोर्शन हमें सारा का सारा पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। और अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अभी जहां से मैं स्टार्टिंग करने वाली हूँ तो वो पोर्शन आपका ये वाला है, दैट मीन्स गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ इसे फिर। तो सुनना, देखो यहाँ आपको आपके कंपार्टमेंट्स लेने होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब सुनिएगा इसके बाद में। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड प्लेस कर रखा है ऐसे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड प्लेस कर रखा है इस तरीके से। ये दो इलेक्ट्रोड्स मैंने प्लेस कर रखे हैं और इनको मैंने कनेक्ट कर रखा है एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस से इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैंने इन्हें ऐसे कनेक्ट कर रखा है। आगे सुनिएगा, यहाँ पे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा एक यू शेप्ड ट्यूब, जिसको अभी क्या बोलते हैं मैं समझाऊंगी आपको। और इन इलेक्ट्रोड्स को मैंने डिप कर रखा है एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में यहाँ पे भी, और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को भी मैंने डिप कर रखा है एक सोल्यूशन में यहाँ पे भी। आप सुनना, देखो जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिया है, लेट सपोज वो मैंने जिंक का लिया है, तो जो सोल्यूशन लूंगी वो भी लेट सपोज मैंने ZnSO4 ले लिया, इतना। ठीक है, यहाँ बोला जो मैंने इलेक्ट्रोड लिया है, लेट सपोज मैंने कॉपर ले लिया, और जो मैं सोल्यूशन लूंगी वो भी मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया, इतना। ठीक है, अब सुनना, देखो क्या होगा। ये जो मैंने यू कलर का, यू शेप का ये जो आपका कनेक्ट किया है वायर, ये जो ट्यूब मैंने कनेक्ट करा है, वो एक्चुअली होता क्या है, तो इसे आप बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब सॉल्ट ब्रिज का अपना एक यूसेज है, क्या यूसेज है वो थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। सुनना, देखो ये जो हमने दो यहाँ पे कंपार्टमेंट कनेक्ट किए ना, इन कंपार्टमेंट्स में क्या हो रहा होता है वो सुनना। दो इलेक्ट्रोड्स हैं रेस्पेक्टिव आपके पास में, एक ये इस वाले कंपार्टमेंट को आप कहते हैं एनोड, और इस वाले कंपार्टमेंट को आप कहते हैं कैथोड। ठीक है, अब सुनना, देखो यूजुअली जो हम जानते हैं कि जब एनोड हम लेते हैं ना, एनोड, तो एनोड पे आपके पास में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। अब ऑक्सीडेशन को आप कैसे पहचानते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, राइट। कि ऑक्सीडेशन के लिए हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मुझे यहाँ पे रिएक्शन शो करनी पड़ेगी कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, तो आई कैन सिंपली राइट कि जो जिंक है, जिंक आपका सॉलिड, वो जा रहा होगा जिंक 2+ में विच इज एक्वस, और 2 इलेक्ट्रॉन्स कर रहा होगा बाहर। इसको मैं अपनी रिएक्शन 1 कह सकती हूँ। ये मैंने कहाँ के लिए लिखा है, ये मैंने पर्टिकुलरली इस वाले आपके कंपार्टमेंट के लिए लिखा है कि जिंक जो है आपका, ये जिंक का जो सॉलिड इलेक्ट्रोड है, ये आपका सोल्यूशन में Zn2+ बन के आ रहा होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने बाहर लिबरेट कर दिए। आगे समझना, देखो इसके बाद में अगर ये चीज हो रही है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स सोल्यूशन में आए हैं ना, ये सोल्यूशन इस इलेक्ट्रोड से वाया इलेक्ट्रोड यहाँ से ट्रेवल कर सकते हैं। और जब ये ट्रेवल करेंगे तो सपोज ये यहाँ से पास होंगे, तो आपके बीच में जब ये कंडक्टर लगा हुआ है ये ग्लो अप करेगा। इसके बाद में ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लो कर सकते हैं टुवर्ड्स कैथोड। अगर ये कैथोड की तरफ चले गए ना, तो सुनना, देखो क्या होगा। अगर ये कैथोड की तरफ चले गए तो नेक्स्ट में मैं लिखने जा रही हूँ कैथोड पे जो आपकी रिएक्शन होने वाली है, दैट मीन्स रिडक्शन होने वाला है। तो मैंने कहा यहाँ पे होता है रिडक्शन, और रिडक्शन को हम समझते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे समझते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से समझते हैं। सुनना, देखो यहाँ पे मैंने बोला कैथोड पे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, तो जो आपका कॉपर 2+ आयंस जो सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपने सोल्यूशन ले रखा है कॉपर सल्फेट का, इसमें प्रेजेंट है कॉपर 2+ आयन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये कॉपर 2+ आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से बोला यहाँ पे आपके पास में रिडक्शन होगा, जिसको आप लिख सकते हैं कि कॉपर 2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और कॉपर सॉलिड में डिपोजिट हो जाएगा। अब सुनना, देखो यहाँ से सोल्यूशन से इस पे कॉपर सॉलिड आके डिपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात की जाए, जैसे ये आपकी ये नंबर 1 रिएक्शन थी, सपोज ये नंबर 2 है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखना क्या मिलेगा। आप लिखोगे Zn सॉलिड प्लस में कॉपर 2+ एक्वस, राइट। ये क्या बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। आप लिखोगे Zn2+ एक्वस, और यहाँ पे लिखोगे कॉपर सॉलिड, राइट, कॉपर सॉलिड, ऐसे करके। आप समझना, देखो इसके बाद में यहाँ से जो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो जरा आप समरी आउट करते चलो। सबसे पहला पॉइंट कि इन पे चार्जेस क्या रहते हैं, एनोड और कैथोड पे आपके रिस्पेक्टिव चार्जेस क्या रहते हैं। तो मैंने बोला जो एनोड है, एनोड वहां से इलेक्ट्रॉन्स इनिशिएट हुए, एकदम सही बात है ना कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इनिशिएट हुए एंड टुवर्ड्स कैथोड दे आर गोइंग, राइट। तो मैंने बोला अगर एनोड से इनिशिएशन हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहे हैं, दैट मीन्स मैं इस पे बोल सकती हूँ कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। वेयरएज कैथोड पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। एकदम सही बात कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, दैट मीन्स एनोड ऑक्यूपाई करेगा पूरा इलेक्ट्रोड कैसा, नेगेटिव चार्ज। वेयरएज जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उधर तो कैथोड ऑक्यूपाई करेगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब जरा आगे की बात सुनना, यहाँ पे जो हमें डाउट रहता है उस डाउट को क्लैरिफाई करते हैं।
एनोड पे आप स्टोरी हमेशा के लिए क्लियर रखेंगे कि एनोड पे चाहे आपका गैल्वेनिक सेल हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एनोड इज फिक्स्ड फॉर ऑक्सीडेशन। तो बोला एनोड पे हमेशा हमेशा क्या क्या देखने को मिलेगा? ऑक्सीडेशन मिलेगा। जो वेरी करती है ना चीज, वो क्या वेरी करती है? वो आपका साइन वेरी करता है। दैट मीन्स एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज फॉर श्योर। लेकिन एनोड पे अगर गैल्वेनिक सेल है तो आएगा नेगेटिव चार्ज। कैसे चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। वेरएज अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता तो एनोड पे साइन आता पॉजिटिव चार्ज। वो कैसे आएगा वो भी आज की क्लास में मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो मैंने बोला यहां से एनोड पे आता है नेगेटिव चार्ज और हो रहा होता है ऑक्सीडेशन। आगे समझना। इसके बाद में एक दिमाग में डाउट ये रहता है कि हमने सॉल्ट ब्रिज क्यों कनेक्ट किया है और एक्चुअली इसकी यूटिलिटी क्या है ना। तो सुनना, देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स आपके एनोड से चल रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं, इस सर्किट को क्लोज करने के लिए, दैट मीन्स इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने कनेक्ट किया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में कुछ आपके सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने लिया KCl हो गया आपके पास में, ठीक है, NH4NO3 हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे करके कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जो करेंगे क्या? जो न्यूट्रलाइजेशन का भी काम करते हैं। दैट मीन्स जो जिधर भी दोनों कंपार्टमेंट्स में बढ़ती हुई या डिक्रीज होती हुई जो कंसंट्रेशंस हैं उनको बैलेंस्ड आउट जो करेगा वो ये सॉल्ट ब्रिज आपकी हेल्प करेगा। सुनना, देखो कैसे। यहाँ पे अगर बात करूं तो आपके पास में रिएक्शंस, जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो इस तरीके से हो रही है। इट मीन्स आपके इस एनोडिक कंपार्टमेंट में जिंक 2+ की कंसंट्रेशन तो बढ़ रही है। यहाँ से जिंक आपका जिंक 2+ बन के सोल्यूशन में आता चला जा रहा है। तो मैंने बोला यहाँ से जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है कॉन्स्टेंटली। वेयर एज अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बोलूंगी सोल्यूशन से Cu2 पॉजिटिव कॉपर बन बन के डिपोजिट हो रहा है। इट मीन्स Cu2+ की कंसंट्रेशन तो कम हो रही है सोल्यूशन में, वेयर एज SO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। बोल सकती हूँ ना कि नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन तो ज्यादा हो रही है और ये आपका कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन कम हो रही है। इधर क्या बोलेंगे कि आपका जिंक 2+ सोल्यूशन में ज्यादा हो रहा है, राइट। तो अब इन एक्सेस कंसंट्रेशंस या फिर डिक्रीज होती कंसंट्रेशंस को बैलेंस्ड आउट करने के लिए आप सॉल्ट ब्रिज को यूज करते हो। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? अपने रेस्पेक्टिव काउंटर आयंस को इधर या दूसरे वाले कंपार्टमेंट में भेजेगा और उससे आपकी जो एक्सेस कंसंट्रेशंस है या फिर आपकी ये लेस कंसंट्रेशंस है ये बैलेंस्ड आउट हो जाएंगी। समझना, देखो कैसे। यहाँ पे मैंने बोला अगर जिंक 2+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए अगर इसका काउंटर पार्ट दैट मींस Cl नेगेटिव अगर आता है तो उसको बैलेंस आउट कर देगा। वेयर एज अगर यहाँ पे SO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो उसको बैलेंस आउट आपका यहाँ से K पॉजिटिव कर देगा। एकदम सही ना। इस तरीके से इन बढ़ती कंसंट्रेशन को बैलेंस आउट करने के लिए आप सॉल्ट ब्रिज यूज करते हो ताकि ये कंसंट्रेशन बैलेंस रहे। तो पहली बात तो इसका फंक्शन हो गया, ये न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, एक्सेस कंसंट्रेशंस को। सेकंड पॉइंट कि सर्किट आपके सर्किट को क्लोज करता है। अगर ये आप यूज नहीं करोगे तो आपका ये जो बल्ब है जो आपने कंडक्टर यहाँ पे प्लेस किया है ये फिर ग्लोन अप नहीं करेगा भाई, है ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका सर्किट क्लोज ही नहीं होगा इन दैट कंडीशन, ठीक है, कि सर्किट बंद ही नहीं है, क्लोज ही नहीं है, फिर वो सर्किट आपका गैल्वेनिक सेल आपका काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसकी पहली फंक्शनिंग हुई कि इट कंप्लीट्स द सर्किट या क्लोजेस द सर्किट। दूसरी हुई कि इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस कंसंट्रेशंस। बात क्लियर? आगे बात आती है कि इसमें जो हम सॉल्ट यूज करते हैं ना, ये कौन कौन से सॉल्ट हो सकते हैं, राइट। इसमें जो हम यूज करते हैं सॉल्ट, क्या हम NH, जो आपका यूजुअल डाउट आता है वो बताती हूँ कि क्या यहाँ NaCl यूज नहीं हो सकता क्या, राइट। जो आपका डाउट आता है वो ये आता है कि यहाँ पे आप NaCl या कोई और सॉल्ट नहीं यूज कर सकते। तो इसका आंसर आएगा आप वो हर कोई सॉल्ट यूज कर सकते हो जिसमें आयंस की जो मोबिलिटी है वो कंपेरेबल हो। क्या मतलब? जैसे K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को मैं कंपेयर करूं तो इनकी आयनिक मोबिलिटी कंपेरेबल होती है। इनकी इधर उधर दोनों रेस्पेक्टिव कंपार्टमेंट्स में जाने की जो मोबिलिटी है वो कंपेरेबल होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए, तभी आप इनको यूज कर सकते हो। तो बात आती है हम वही सॉल्ट यूज करते हैं जिनके आयंस की जो मोबिलिटी है वो कंपेरेबल हो, ठीक है। इसलिए हम कुछ ऐसे फिक्स्ड सॉल्ट ही यहाँ पे लेते हैं, यही नहीं और भी कुछ हो सकते हैं, बट हम ऐसे सॉल्ट लेंगे जिनके आयंस की मोबिलिटी आपकी कंपेरेबल होगी, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया हो जाता है कि वाइल सेलेक्टिंग सॉल्ट फॉर सॉल्ट ब्रिज, तो ये आप क्राइटेरिया देख के चलते हो कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, तब आप उस सॉल्ट को ले सकते हो। सेकेंड बात कि ये जो सॉल्ट है ना, जो भी सॉल्ट आप ले रहे हैं वो पर्टिकुलर सॉल्ट इनर्ट रहना चाहिए, ठीक है। वो पर्टिकुलर सॉल्ट कैसा रहना चाहिए? इनर्ट रहना चाहिए, कि वो खुद ना रिएक्शन शो कर दे, ठीक है, वो खुद कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन ना परफॉर्म कर दे। ये आप फॉर श्योर रखते हैं भाई कि आप ऐसा सॉल्ट लेंगे विच विल एक्ट एज इनर्ट सॉल्ट, जो खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, खुद कोई रेडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस गैल्वेनिक सेल। इसमें सारे के सारे आपके पॉइंट्स क्लियर हैं। बस आप एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रोसेस हुआ था ये स्पॉन्टेनियस था,
इसमें हमें कुछ करने की नीड नहीं हुई थी, यहाँ से खुद से ही ये रिएक्शन इनिशिएट हुई, इलेक्ट्रॉन्स चले, ये ग्लोन अप हुआ, जो हमारा अल्टीमेट टारगेट था, दैट मीन्स केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाए, और फिर इसको कंप्लीट करने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट गैल्वेनिक सेल। अब बात आती है कि इसमें एग्जाम से यूटिलिटी क्या है। तो एग्जाम आपका बात करता है इस फुल सेल रिएक्शन पे। इसको फुल सेल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। फुल सेल रिएक्शन हाफ सेल रिएक्शन में ये डिफरेंस होता है कि फुल सेल रिएक्शन में कभी भी आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, ठीक है। ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, वेयर जो हाफ सेल है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए मिलते हैं, जैसे कि यहाँ बच रहा है, जैसे कि यहाँ बच रहा है। तो ये दोनों एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है, ये कैसा है, फुल सेल रिएक्शन है, ठीक है। बात आगे सुना आप देखो इसके बाद में। तो जो आपसे क्वेश्चनिंग होती है वो एक्चुअली यहाँ से जो न्यूमेरिकल टाइप आता है वो आता है नर्स इक्वेशन, राइट। जैसे अभी आपके पास में ये जो रिएक्शन थी ये कुछ इस तरीके से थी कि Zn सॉलिड कॉपर 2 प्लस एक्वस, ये जा रहा है Zn 2 प्लस एक्वस, और आपके पास में कॉपर सॉलिड, ये चीज जा रही है ना। आप सुनना देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो एक्चुअली नर्स इक्वेशन में आता है, ठीक है। यहाँ से जो न्यूमेरिकल बनता है वो नर्स इक्वेशन पे बनता है, और नर्स इक्वेशन हमको पता है कैसे लिखी जाती है। नर्स इक्वेशन को हम लिखते हैं कि ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन ऑफ एन लॉग ऑफ। अब इसमें आप लिखते हैं ये केमिकल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है तो वो बता दूं मैं। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, राइट। आप सुनना देखो, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखूंगी तो यहाँ पे लिखूंगी Zn 2 प्लस, ठीक है, और अपन रिएक्टेंट देखूंगी कंसंट्रेशन तो उसको लिखूंगी कॉपर 2 प्लस एक्वस। आप सुनना देखो, यहाँ जो आप कंसंट्रेशंस मेंशन करते हो या तो वो एक्वस होंगी, ठीक है, या फिर वो जो आपके पास में प्रेजेंट है रिएक्शन में वो आपकी कोई गैशियस स्पीशीज होनी चाहिए। इट मींस या तो आप प्रेशर मेंशन कर सकते हो या आप कंसंट्रेशन मेंशन कर सकते हो। सॉलिड्स को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, उनकी कंसंट्रेशंस हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते, ठीक है बात। चलिए आगे सुनना देखो। तो इस तरीके से आपकी ये आती है नर्स इक्वेशन। अब इसमें आता थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट, जो चीजें हैं ध्यान से सुनना। अब मैं यहाँ पे क्या बताने वाली हूँ आपको, 2-3 चीजें हैं। पहली बात सुनो, पहली बात आती है इस पे हमें क्वेश्चनिंग आती है कि एन कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरी क्वेश्चनिंग आती है कि इन पे, ये तो मैं आपको बता ही चुकी। एक क्वेश्चनिंग जो आती है वो आती है ई नॉट सेल पे, कि ई नॉट सेल की कैलकुलेशन कैसे होती है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन पे बात आती है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, ठीक है। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं इसको लेके आपको समझाती हूँ। चलो एक बार नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास में नर्स्ट इक्वेशन है उसको जरा लिख दिया जाए। तो मैंने लिखा E इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस विद 0.0591 अपॉन एन, और लॉग ऑफ आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इतना ठीक है ना। अब सुनना देखो, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। अब इस पे आप एक बार क्वेश्चन लो और उस क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि और कैसे क्वेश्चन आता है। ये जो कंसंट्रेशन है कई बार ये आपको क्वेश्चन में एक्टिविटी जो हम पढ़ते हैं, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, उसको मिला के भी क्वेश्चन बनाया जाता है, जो आपके अभी रिसेंट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार लेती हूँ मैं क्वेश्चन, समझना देखो। यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो CSIR नेट सितंबर 2022 में पूछा हुआ है आपसे, 202 में। सुनना देखो क्वेश्चन क्या था। आपसे बोला था व्हाट इज द सेल पोटेंशियल इन वोल्ट एट 298 केल्विन एंड 1 बार फॉर द फॉलोइंग सेल। आपको सेल ले रखा है कि जिंक सॉलिड इज गोइंग टू जिंक ZnBr2 एक्वस, जिसकी आपको कंसंट्रेशन वगैरह मेंशन है। आगे बोल रहे हैं AgBr सॉलिड एंड Ag सॉलिड। अब आपको कुछ नीड यहाँ पे जरूरत है कुछ समझने की, उस पर आती हूँ मैं। सुनना देखो, यहाँ से इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि जो आपसे गैल्वेनिक सेल फ्रेम होता है ना, एक्चुअली वो गैल्वेनिक सेल 2 हाफ सेल से बना होता है। ये तो आपने देख लिया, ये एक एनोडिक हाफ होता है, एक कैथोडिक हाफ होता है। दैट मींस आपके पास में 2 कोई हाफ सेल प्रेजेंट है, सही बात है ना। ये हाफ सेल क्या क्या हो सकते हैं, जरा उसकी छोटी सी एक बार बात कर लूं आपसे, थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। तो जो हाफ सेल है, ये हाफ सेल आपके पास में कुछ कैटेगरीज में पूछा जाता है, ठीक है। ये जो हाफ सेल लिए जाते हैं ये एक्चुअली कुछ कैटेगरीज में आते हैं, समझना देखो। पहली नंबर 1 कैटेगरी कि या तो ये मेटल और मेटल आयन हाफ सेल हो, कैसा हो, मेटल आयन हाफ सेल हो, ठीक है, ये कैटेगरी हो। दूसरी कैटेगरी होती है या फिर ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हो, ठीक है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन हो, ये बात आती है। थर्ड पॉइंट आता है या फिर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल हो, कैसा हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल हो। या फिर ये गैस आयन हाफ सेल हो, ये भी हो सकता है कि ये गैस आयन हाफ सेल हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और क्या आ सकता है, तो इसमें एक कैटेगरी और आपके पास जो बनती है वो आती है कि आपके पास क्वीन हाइड्रॉन इलेक्ट्रोड हो, राइट, कुछ ऐसा हो,
ये भी ऑल दो पार्ट तो आपके इसका ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी कि आपके पास में ये इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये रिस्पेक्टिव आपके पास में हाफ सेल्स होते हैं, जिनमें से कोई से भी 2 हाफ सेल लेके आपसे बात की जा सकती है, ठीक है। सुनना, जो आपके पास पहला टाइप आता है वो मेटल मेटल आयन आता है, जरा इसको हम देख लें। सुनना देखो, जो मेटल मेटल आयन आप किसको बोलते हो? तो मेटल मेटल आयन में जैसे सपोज कोई भी मेटल था, पीछे जिंक था, ठीक है, जिंक सॉलिड था, वो Zn2+ एक्वस में जा रहा था, तो जो रिएक्शन होगी वो मेटल में और मेटल आयन में होगी। अब यही नहीं, कोई भी 2 अदर आपके मेटल मेटल आयन लिए जा सकते हैं। तो मैंने बोला कोई भी, अगर आपने कोई सा मेटल ले लिया और उसके आयन में आपने रिएक्शन देख ली, तो जो हाफ सेल यहाँ से कंपोज होगा उसको आप कहेंगे मेटल मेटल आयन हाफ सेल। इतनी बात क्लियर? दूसरी बात समझना, मैंने बोला यहाँ से अगर सपोज करो आपने कोई मेटल ले लिया, सपोज आपने Ag ले लिया, ठीक है, आपने Ag सॉलिड ले लिया। अब इससे Ag सॉलिड से आप डील कर रहे हो उसके सॉल्ट में, है ना, एक तो मेटल हो गया, उसका सॉल्ट हो गया। तो ये चीज क्यों बनती है, कैसे बनती है, जरा वो सुनना। क्या होता है ना, जब आप जैसे कंपार्टमेंट देखते हो अपना, इसमें आपने इलेक्ट्रोड प्लेस किया, ठीक है, और आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में इसको डिप किया, सही है इतनी बात? अब सुनना, अगर सपोज करो ये आपने Ag का ले लिया, ये आपने कोई भी मेटल ले लिया, Ag ले लिया, अब आप चाहते हैं इसका सॉल्ट, क्या चाहते हैं, इसका सॉल्ट, उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट की तरह इसका सॉल्ट लेने वाले हो, लेकिन बात आती है कि इसका सॉल्ट होता है इनसॉल्युबल, ठीक है, इसका सॉल्ट कैसा रहता है, इनसॉल्युबल, इसलिए आप उसको बेटर इलेक्ट्रोलाइट बनाने की जगह उसकी पहले करते हैं यहाँ पे कोटिंग। क्या करते हैं, उसकी कोटिंग, ताकि जो रिएक्शन आपको चाहिए वो अभी भी इन्हीं के बीच में रहेगी, दैट मीन्स मेटल के और उसके इनसॉल्युबल सॉल्ट के बीच में, दैट मीन्स AgCl के बीच में या AgBr के बीच में, वट एवर यू वांट टू टेक। तो मैंने कहा लेट सपोज AgBr बोला मैंने, मैं बोल रही हूँ मेटल और उसके इनसॉल्युबल सॉल्ट के बीच में रिएक्शन रहेगी, बट अब आप ये सॉल्ट जो इनसॉल्युबल था इसकी जगह जो इलेक्ट्रोलाइट है ना वो कोई और लेंगे। जैसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए सपोज करो इसी का ही काउंटर आयन मैंने ले लिया कि Br नेगेटिव, तो मुझे KBr लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, KBr सॉल्ट लेना पड़ेगा। इट मींस मेटल अभी भी है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट भी है, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने कोई एनायन दूसरा ले लिया, दैट मींस कोई सॉल्ट दूसरा ले लिया, जिसका जो काउंटर पार्ट है, जिसका जो एनायन आएगा वो एक्चुअली सॉल्ट का ही आएगा। समझना, अब अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में बताऊं तो मैं कुछ ऐसे बताऊंगी कि पहले तो मैंने मेटल लिया, ये हो गया सॉलिड, फिर मैंने उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट लिया, लेट सपोज AgBr सॉलिड, और फिर मैंने कोई एनायन लिया तो मैंने लिखा Br नेगेटिव एक्वस, ऐसे करके। तो ये जो रिएक्शन बनती है आपकी, ये इसके बीच में ये आती है मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, ठीक है, ऐसे करके आता है। क्लियर है इतनी बात? अब समझना देखो, ये तो बात थी आपके मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट की। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या है, लेट सपोज आपने Fe2+ ले लिया और उसको बोला कि वो Fe3+ में जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe2+ का। तो बोला यहाँ से ये जो रिएक्शन होगी ना, ये एक्चुअली आपकी इनके बीच में जो चलेगी वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल आता है। इट मींस कि मैं इस पर्टिकुलर को अगर ले रही हूँ तो मैं एक ऑक्सीडेशन हाफ बना सकती हूँ, दैट मींस एनोड पे प्लेस कर सकती हूँ Fe2+ को। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस है ये एनोडिक पार्ट में भी और आपके कैथोडिक पार्ट में भी, दैट मींस ऑक्सीडेशन में भी और रिडक्शन में भी काम में आ सकता है। तो इनसे जो इन हाफ सेल से जो आपकी रिएक्शन फ्रेम होती है, जो इलेक्ट्रोड फ्रेम होता है, उसे आप कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। आगे समझना देखो, इसके बाद में गैस आयन हाफ सेल में क्या है, तो गैस आयन हाफ सेल में एक्चुअली आप कोई भी गैस, जैसे सपोज करो मैंने Cl- और Cl2 इनसे एक इलेक्ट्रोड बनाना चाहा, ठीक है, Cl- और Cl2 से मैंने कोई इलेक्ट्रोड फ्रेम करना चाहा, तो इलेक्ट्रोड तो हमेशा उसका बनता है जो सॉलिड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड इज अ सरफेस जो आपको सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करेगा। तो फिर मैं Cl2 गैस का कैसे बनाऊं भाई, क्योंकि ये तो गैस है आफ्टर ऑल, कैसे बन सकता है इसका। तो मैंने बोला यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है ना, एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है दैट शुड बी पैसिव इन नेचर। इसका मतलब है कि वो खुद रिएक्शन ना करे, वो सिर्फ एक सॉलिड सरफेस प्रोवाइड कर दे जिस पे रिएक्शन सारी हो जाए। तो यहाँ पे बोला मैंने कि आप यहाँ पे Pt लेते हो, प्लेटिनियम लेते हो या ग्रेफाइट लेते हो, इस तरीके के जो आप सॉलिड, इस तरीके के जो आप सॉलिड सरफेस लेंगे, इनको कहते हैं पैसिव या इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, पैसिव, यहाँ लिखिएगा कहीं कि पैसिव या इनर्ट इलेक्ट्रोड। पैसिव या इनर्ट इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं दे देमसेल्फ डज नॉट गेट इनटू द रिएक्शन, बस ये एक सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं जिस पे रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती हैं। इट मींस जैसे आपने शी बोले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आज तक पढ़ा है, उसमें भी यही बात होती है कि आप प्लेटिनियम वायर इंट्रोड्यूस करते हो और उसके बाद में उस पर गैस इंसर्ट कराते हो, ठीक है। तो ये तो हमारा फ्रेम हो गया इलेक्ट्रोड। अब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को अगर मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे कि अगर Cl2 गैस है उसको मैंने इंसर्ट कराया प्लेटिनियम पे, तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को जो मैंने फ्रेम किया है उसको मैं पुट कर सकती हूँ एक सोल्यूशन में, एक्वा सोल्यूशन में। तो मैंने बोला Cl- मैंने एनायन ले लिया इस तरीके का, इससे जो मेरा इलेक्ट्रोड पूरा कंपोज होगा, जो कंपार्टमेंट मेरा बनेगा उसको कहूंगी गैस आयन हाफ सेल। इतना ठीक है, मैंने बोला गैस आयन हाफ सेल ये ऐसे बनता है।
पर्टिकुलर यही नहीं हो सकता आपका कोई हाइड्रोजन का, जैसे शी होता है तो वो भी यही है, गैस आयन का टाइप है। कोई आपका O2 गैस हो सकती है और OH नेगेटिव आयन हो सकता है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज बनती है गैस आयन हाफ सेल की। अब कोई सी भी कैटेगरी उठा लूं, सपोज इसको उठाया मैंने, इसको बना दिया सपोज एनोड बना दिया, ठीक है, और इसको ले लिया, इसको कैथोड बना दिया, तो ये मेरा एक सेल बन जाएगा। सही है, तो यहाँ पे सारे आपसे हाफ हाफ बोले तो आधे आधे हाफ सेल डिस्कस हो रहे हैं कि कौन कौन से हाफ हैं जिनको मिला के आपको एक पूरा सेल बनाते हो। तो बोला ये सारे पार्ट है उसके, ये सारे हाफ सेल है जो इस तरीके से आते हैं। आप सुनना, एक बात आती है आपसे क्विनोहाइड्रॉन इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो क्यू होता है, क्यू सपोज इसको नेक्स्ट पे समझाती हूँ, सुनना यहाँ से, इसको यहाँ लेते हैं। तो जो आपके पास में क्यू होता है इसको आप बोलते हैं क्विन हाइड्रॉन, ठीक है, क्विन हाइड्रॉन। और यहाँ पे इस क्यू को आपने लेट सपोज एक्वस बताया, जिसको आप इस तरीके से डिनोट करते हैं। देखना ये इसका, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। जब इसमें आप क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करवाएंगे, ठीक है, मैंने बोला सॉरी, अगर इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करवाऊं और 2H+ का गेन करवाऊं, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। देखना ये बन जाएगा हाइड्रोक्विनॉन, जो कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, जिसको आप QH2 बोलते हो, राइट। ये मैंने दिखाया। तो यहाँ से जो रिएक्शन हो रही है ये एक्चुअली इन दोनों के बीच में हो रही है, जिसको Q लिखते हैं एक्वस और इसको लिखते हैं QH2 एक्वस, राइट। ये इस तरीके से रिएक्शन होती है इसके बीच में। तो ये भी आपका एक टाइप ऑफ हाफ सेल होता है। इतनी बात क्लियर? चलो ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, समझना। देखो अब, तो ये थे आपके टाइप ऑफ हाफ सेल्स जो आपके काम में आते हैं। अब जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था एक्चुअली मुझे क्यों समझाना पड़ा वो सुनना। तो यहाँ पे इन्होंने 2 चीजें ले रखी हैं। पहली तो ले रखा है Zn और ZnBr2, ठीक है, और फिर यहाँ पे ले रखा है आपको AgBr और Ag। तो आपके पास में 2 तरीके के हाफ सेल्स इन्होंने ले रखे हैं। आप सुनना, इन हाफ सेल्स में मैं इसको किस तरीके से दिखाऊंगी इस क्वेश्चन को, यहाँ समझाती हूँ आपको। तो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, एक बार क्वेश्चन को पहले रीड कर ले फिर आते हैं हम आगे। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको बताना है सेल पोटेंशियल क्या होगा। दैट मींस आपसे पूछा है कि ई सेल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, पूरे सेल का पोटेंशियल क्या होगा ये पूछा है। 298 केल्विन बोल दिया, 1 बार प्रेशर बोल दिया। आगे बोल रहे हैं आपसे कि जिंक जो है वो आपका ZnBr2 में जा रहा है, रेस्पेक्टिव आपके पास में कंसंट्रेशन है, और आपके पास AgBr जो है वो Ag सॉलिड में जा रहा है, इस तरीके से। आगे इनके आपको E0 की वैल्यू दे रखी है कि इसकी E0 की वैल्यू ये हो गई और इसके E0 की पर्टिकुलर की वैल्यू ये हो गई। और एक और चीज है कि आपसे गामा पॉजिटिव, गामा क्या बोलते हैं, एक्टिविटी कोएफिशिएंट, तो ये भी आपको दे रखा है 0.462। अच्छा क्वेश्चन था, है तो आपकी नर्स इक्वेशन पे ही, ठीक है, लेकिन एक एक्टिविटी वाला फैक्टर इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया, तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो अभी मैं बता दूंगी वो चीज भी। चलो स्टार्ट कर रही हूँ इसमें, सुनना। देखो तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये कुछ इस तरीके से है कि पहले मैंने जिंक लिया, ये जिंक आपका जा रहा है, जिंक सॉलिड लेट सपोज, ठीक है, ये आपका जा रहा है Zn2+ में विच इज एक्वस। इसी तरीके से चीजें हो रही हैं, ये आपने आंसर लिखा। सुनना देखो नेक्स्ट में क्या हो रहा है, तो नेक्स्ट में आपने इनसॉल्युबल सॉल्ट ले रखा है, दैट मींस आपने AgBr ले रखा है। AgBr ही गिवन है ना आपको, AgBr है, राइट। तो आपने AgBr सॉलिड ले रखा है, ये क्या करेगा, तो इसमें Ag+1 में प्रेजेंट है, एकदम सही है, ये +1 में प्रेजेंट है, यहाँ से इसका होगा रिडक्शन। तो मैंने बोला इसने किया इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है, और ये जो गया था इसने 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे किया लॉस, एकदम सही। तो बोला ये जो पर्टिकुलर ऊपर वाली रिएक्शन है दिस इज ऑक्सीडेशन, राइट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, बोले तो ऑक्सीडेशन। तो बोला यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये तो ऑक्सीडेशन है फॉर श्योर। इसका क्या करना है, तो बोला यहाँ से इसको आप ऐसे दिखाओ कि Ag+Ag सॉलिड में आ गया और Br- ऐसे यहाँ पे आप लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो ना। और ये कहाँ से आए, जो आपका ये सॉल्ट प्रेजेंट था इलेक्ट्रोलाइट की तरह जिसको आपने एक्ट कराया था, तो वहां से आप ये चीज लिख सकते हो, एकदम सही। आगे सुनना, तो बोला ये जो पर्टिकुलर है ये हुआ आपका रिडक्शन, ठीक है, ये हुआ आपका रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जब आप फुल सेल रिएक्शन लिखोगे ना इन दोनों से, जब आप एक फुल सेल रिएक्शन लिख रहे होंगे तो वो कुछ ऐसे आएगी कि Zn सॉलिड प्लस में AgBr सॉलिड प्लस में, अब इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होएगा ही नहीं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये तो हम नहीं चाहते क्योंकि फुल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते, तो फिर क्या करें, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि इसको भी आप पूरी रिएक्शन को ना 2 से इंटू कर दो, इसे 2 से इंटू कर दो और इसे आप 1 से इंटू कर दो, तो चीजें एकदम सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। जब आप इसे 2 से इंटू करेंगे तो पूरी रिएक्शन 2 से इंटू होगी, तो यहाँ पे भी फिर 2 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो उससे कैंसिल हो जाएंगे। लिखा आगे कि ये इक्वल में जाएगा Zn2+ एक्वस, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 2 Ag सॉलिड, राइट, और ये आ जाएगा 2 Br नेगेटिव, ऐसे आ जाएगा, और ऊपर से ये भी आएगा, तो लिखा यहाँ पे Zn2+ एक्वस, लिख सकते हैं ना ऐसे, आप समझना। देखो तो ये हमारे पास में पूरी आपकी फुल सेल रिएक्शन हो गई। अब सुनना,
फुल सेल रिएक्शन आ गई तो नर्स्ट इक्वेशन आएगी। तो मैंने बोला जब नर्स्ट इक्वेशन लिखोगे तो बोलोगे ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस विद 0.0591 अपॉन में n, क्या लिखूं कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपके यहाँ पे भी 2 आएगा ना वहां से, तो बोला 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं। लॉग ऑफ प्रोडक्ट कहाँ से लिखते हैं ये, तो आप फुल सेल रिएक्शन को देख के लिखते हो। क्लियर? तो बोला फुल सेल रिएक्शन में एक तो ये है दैट मीन्स Zn2 प्लस, और एक आपके पास में ये है दैट मीन्स Br नेगेटिव और उसकी पावर 2, लिख सकती हूँ ऐसे। अपॉन में जब लिखने जाऊंगी तो अपॉन में कौन है, तो अपॉन में आपके पास में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, सब सॉलिड में है, राइट। अच्छा ये मैंने जिंक 2 प्लस 2 बार लिख दिया, तो या तो आप यहाँ से हटा दो, राइट। आप समझना इसके बाद में ये चीज हो जाएगी, और नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया। आप सुनना बात इसके बाद। तो एक तो हुई हमारे पास में ये चीजें जिसमें हमें ना तो इसका आइडिया है ना हमें इनका आइडिया है, हमें इनका भी आइडिया नहीं है, ठीक है। आप सुनना, इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगी ना, जब इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊंगी तो मुझे एक बात बोल रखी है कि Zn Br2 जो है उसके लिए आपको कुछ गामा वैल्यूज दे रखी है। गामा है एक्टिविटी कोफिशिएंट, इट मींस एक्टिविटी इन्वॉल्व है, समझना। मैंने लिखा यहाँ से ये हुआ जिंक 2 प्लस और 2 Br माइनस, ऐसे लिख सकती हूँ ना, आगे समझना। जब इसको मैं ऐसे दिखाऊंगी कि एक्टिविटी जो होती है ना उससे मैं बोल सकती हूँ एक्टिविटी ऑफ कीटायन और एक्टिविटी ऑफ एनायन रेज टू द पावर 2, राइट। ये 2 कहाँ से आया, तो ये एक्चुअली इसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो इसके सर पे चला गया। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे सुनना। तो यहाँ से मैंने बोला कि एक्टिविटी जो होती है वो तो गामा इंटू एम होती है, जानते हो आप कि एक्टिविटी इक्वल्स टू एक्टिविटी कोफिशिएंट और इंटू में मोलारिटी या फिर इंटू में कंसंट्रेशन, जैसे आप समझो। आगे सुनना, यहाँ से लिख सकती हूँ कि एक्टिविटी इज इक्वल्स टू एक्टिविटी ऑफ कीटायन को क्या लिखूंगी, तो मैं लिखूंगी गामा पॉजिटिव इंटू में एम। इसको क्या लिखूं, तो गामा नेगेटिव इंटू में 2m, राइट। इसकी जो कंसंट्रेशन है दैट मीन्स 2m रेज टू द पावर कितना 2, सही एकदम। तो बोला यहाँ से ये एक्टिविटी चल रहा है कि गामा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ से लिख दूंगी ये आ गया आपका 4 और ये आ गया m, या इसको अलग ही लिखा जाए, देखना 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, बाहर आ गया, ठीक है। ये m का स्क्वायर और ये m, तो इसको m क्यूब लिख दूं क्या, एकदम सही है। ये गामा पॉजिटिव नेगेटिव का स्क्वायर और ये गामा पॉजिटिव, दैट मींस गामा पॉजिटिव नेगेटिव का क्यूब लिख दूं क्या, ऐसे लिख सकते हैं ना, एकदम सही चल रहे हैं। तो बोला इस तरीके से आपने एक्टिविटी को ऐसे डिफाइन कर दिया। अब सुनना जरा, ठीक है। और यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि जो मेरी एक्टिविटी आ रही है वो इन दोनों से आ रही है, दैट मीन्स एक्टिविटी पॉजिटिव नेगेटिव का क्यू आ रहा है, बोल सकती हूँ ना ऐसे। बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैं क्यों कर रही हूँ वो सुनना, क्योंकि जब इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आप यहाँ से लिखोगे लॉग वाली जो पर्टिकुलर वैल्यू है ना, इसको लिखोगे एक्टिविटी ऑफ कीटायन, इसको लिखोगे एक्टिविटी ऑफ एनायन का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे, जिसका मतलब है कि आप अल्टीमेटली यू कैन राइट एक्टिविटी पॉजिटिव नेगेटिव का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर की जगह देखो नेक्स्ट में सुनना, यहाँ से बोल रही हूँ ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस विद 0.0591 अपॉन 2 log of एक्टिविटी पॉजिटिव नेगेटिव का क्यूब। दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि आप इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हो ना। तो बस आपको अब इसकी कैलकुलेशन करनी है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सुनना आप देखो, तो ये जो एक्टिविटी पॉजिटिव नेगेटिव आया है आपका, दैट मीन्स इसी के बराबर ही तो चल रहा है ये एक्टिविटी पॉजिटिव नेगेटिव का क्यूब, किसके बराबर है, इस पर्टिकुलर पूरे के। बस आप इसे सॉल्व करो, वहां जाके वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक पार्ट तो है ये वाला, ठीक है, और जिसमें भी मैं सारी वैल्यूज पुट करके दे दूं आपको कि 4 तो 4 है ही, राइट, 4 तो है ही। इस मोलारिटी की जगह, इसकी जगह आप यहाँ से पुट कर सकते हो। देखना आपको क्वेश्चन में मेंशन है कितना दे रखा है आपको कंसंट्रेशन, 0.2 मोल पर केजी दे रखा है, तो आप जाके आराम से वहां लिख सकते हो यहाँ पे कि 0.2, ठीक है, रेज टू द पावर 3 लिख सकते हो इस तरीके से। गामा पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू भी मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है, यहाँ पे देखो आप, गामा पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ Zn Br2 दे रखा है 0.462 दे रखा है। तो यहाँ पे आके आप लिख सकते हो इसे कि 0.462 और रेज टू द पावर 3, राइट। बस आपको इसको सॉल्व करना रहेगा और आपके पास में ये एक्टिविटी पॉजिटिव नेगेटिव का आंसर होगा। कितना है ये एक्टिविटी पॉजिटिव नेगेटिव का क्यूब, देखो एक बार, ये आपके पास में कुछ 0.003 करके आ रहा होगा, ये आ गया आपका एक्टिविटी पॉजिटिव नेगेटिव क्यूब, राइट। अब जो दूसरा पार्ट बचता है हमारा, ये तो चीज सॉर्टेड है, अब ये तो आ गई। अब आता है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो वो समझना आप। देखो नेक्स्ट में यहाँ पे सुनना, जब आप यहाँ से ई नॉट सेल की कैलकुलेशन करेंगे तो ई नॉट सेल की कैलकुलेशन के लिए सीधी सीधी बात होती है कि फॉर्मूला लगता है आपका ई नॉट, ये भी बताऊंगी आज की क्लास में। मैंने लिखा ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड। अगर आपको आरपीस की टर्म्स में, दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में अगर पोटेंशियल्स दे रखे हैं तो आप आरपी यूज करो, अगर ओपीस के टर्म में दे रखे हैं तो ओपी यूज करो।
किसी का ओपी किसी का आरपी दे रखा है तो उसके लिए भी फॉर्मूला अपने पास, ठीक है। सुनना, तो अब आप एक बार क्वेश्चन को चेक करो कि आपको डेटा किस फॉर्मेट में दे रखा है। देखो एक बार, यहाँ पे जा रहा है Zn2 प्लस से Zn में, दैट मीन्स रिडक्शन दे रखा है। इसको देखेंगे तो ये Ag पॉजिटिव से Ag में, ये भी रिडक्शन है। इट मीन्स दोनों का मुझे आरपी दे रखा है। अब बात आती है किसके आरपी को पहले लिखना है, तो मैंने कहा रिडक्शन होता है कैथोड पे, तो कैथोड का आरपी ज्यादा होगा, उसको पहले रखो। तो अब ये पता कैसे चलेगा, तो आपको आपकी रिप्रेजेंटेशन से चीज पता चलेगी। दैट मीन्स आपको दिख रहा है ये तो है कैथोड पे प्लेस्ड और ये आपका है एनोड पे प्लेस्ड, समझ में आ रहा है, बीच में है सॉल्ट ब्रिज। तो बोला ये है आपका कैथोड, तो इसको प्लेस करो पहले, तो लिखो 0.703, मतलब यहाँ आके आप लिखो ई नॉट आरपी कैथोड माइनस विद ई नॉट आरपी ऑफ एनोड, ऐसे लिखो, ठीक है। अब सुनना, कैथोड पे कौन है, तो हमने बोला Ag है, दैट मीन 0.703 था वो, 0.703 वोल्ट, राइट। माइनस विद कितना है ये दूसरा, देखना एक बार क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला आपके पास में माइनस का 0.762, तो यहाँ से मैंने लिखा 0.762, राइट, ऐसे है। तो यहाँ से लिखा 0.703 माइनस माइनस प्लस 0.762, इनको आप ऐड करिए, जितना भी आ रहा है ये वोल्ट में आ रहा होगा, ये आपका ई नॉट सेल आ रहा है। क्या आ रहा है, ये ई नॉट सेल आ रहा है। ये आपको कुछ 1.492 मिल रहा होगा इस तरीके से, राइट। तो ये हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है ये एक्चुअली किसकी आ रही है, ई नॉट सेल की आ रही है, राइट। अब हमारा काम क्या बचता है भाई, ई नॉट सेल भी आ गया, हमारे पास में लॉग वाली वैल्यू थी वो भी आ गई, तो अब डायरेक्टली इसमें पुट करते हैं, ई सेल निकाल लेते हैं। सुनना देखो, अब मेरे पास में इतना काम बचा है बस कि ये मेरी इक्वेशन थी, इसमें मुझे ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो बस वैल्यूज पुट करनी है। तो अब देखना, इसको यहाँ पे रिपीट करके लिखते हैं एक बार। मैंने लिखा जो ई सेल है, ई सेल ये मुझे कैलकुलेट करना है, ई नॉट सेल मैंने निकाल लिया, 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ, आपने लिखा एक्टिविटी पॉजिटिव नेगेटिव का क्यूब, डन। आगे सुना, बोले यहाँ से जो ई नॉट सेल आ रहा है वो एक्चुअली अभी भी पीछे निकाल के आए हैं कि 1.492 आ रहा है, तो लिखा 1.492 माइनस विद 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ, ये कितना आया, तो ये भी हमने कैलकुलेट करा है, कितना है भाई, ये रहा 0.003, राइट। तो बोला यहाँ से इसको आप पुट करेंगे 0.003, और इसका क्यूब मत करना क्योंकि क्यूब आप ऑलरेडी देख चुके, ये देखो जो आपने निकाला है वो एक्टिविटी पॉजिटिव नेगेटिव का क्यूब ही है, तो आपको करना नहीं है अलग से, ठीक है। चलो भाई, बस आपको बस इसको सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है कितना आ रहा है, ये डैश कुछ वोल्ट्स आ रहा होगा, ऐसे करके ये आपका ई सेल आ रहा है, राइट। तो ऑन सॉल्विंग इसको आप कैलकुलेट अपने आप से करके देख लेना, फिलहाल मैंने इसे कैलकुलेट कर रखा है कि ये 1.5 तक आ रहा होगा, राइट। तो ये हमें मिल गया कि ये जो आंसर है आपका 1.5 वोल्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। बोलिए भाई, क्लियर है ये बात सभी को, ये आपका 1.5 तक आ रहा है, इसे प्लीज आप कैलकुलेट कर ले, ठीक है। सो करेक्ट आंसर वुड बी 1.66 समवॉट आ रहा होगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा क्वेश्चन था, इसने मल्टीपल कंसेप्ट हमारे क्लियर करे। इसमें ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट आए, एक तो एक्टिविटी से रिलेटेड आया और एक ई नॉट की कैलकुलेशन वाला आया, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन ईजी था, कर लेंगे इस तरीके का क्वेश्चन। ये आपके काफी रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, दैट मीन सितंबर 22 का क्वेश्चन है, तो प्लीज इसे कंसिडर करना, देखना, ऐसे समझना इसको एक बार मैंने क्या बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो अभी जो टॉपिक आपने इसमें समझा ना, जहां आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो, तो उसी को लेके मैं आगे बढ़ती हूँ और बात करती हूँ आपसे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। सुनना देखो, जो आपको पर्टिकुलर कैलकुलेशन करनी होती है ना, वो 2 तरीके से करनी होती है, ध्यान से सुनना, यहाँ से आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। 2 तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, या तो फुल सेल रिएक्शन के लिए, तो आपने लिखा या तो इट इज ईदर फॉर फुल सेल रिएक्शन और इट इज ईदर फॉर हाफ सेल रिएक्शन। तो बोला 2 तरीके से हमें रिएक्शन की कैलकुलेशन करनी होती है, या तो फुल सेल के लिए या एक हाफ सेल के लिए। सुनिएगा, जब आप फुल सेल के लिए रिएक्शन के लिए कोई कैलकुलेशन करते हैं तो आप ई नॉट को 3 तरीके से, मतलब जैसे मैं देखती हूँ तो मैं इसे 3 तरीके से बताती हूँ आपको, ठीक है। 3 वेज में इसे हम करते हैं डील। सुनना देखो, 3 वेज में हम इसे डील करते हैं। पहली बात कि या तो आपको जो डेटा दे रखा है आप डेटा के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। जो डेटा आपको दे रखा है या तो वो आरपीज में हो, दैट मींस रिडक्शन पोटेंशियल में हो। अगर आपको डेटा आरपी में दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल में दे रखा है, तो आप आराम से फॉर्मूला लगा सकते हो कि ई नॉट सेल विल बी इक्वल्स टू, अब ये बताओ पहले मुझे कि रिडक्शन कहाँ हो रहा होता है। रिडक्शन आप कहाँ देखते हो, कैथोड पे देखते हो ना। तो जब भी रिडक्शन के लिए वैल्यूज लिख रहे हो, दैट मींस कैथोड और एनोड को देख के आप आरपीज में, दैट मींस रिडक्शन पोटेंशियल में बात करते हो, तो किस पे रिडक्शन है, बोलोगे कैथोड पे रिडक्शन है, तो कैथोड पहले आएगा, बस इतना से ध्यान रखना है। तो आपको लिखना है
कि ई नॉट आर पी तो आप ले ही रहे हो, माइनस विद ई नॉट आर पी आप ले रहे हो, बट आर पी किसका ज्यादा होता है, तो बोला आर पी रिडक्शन हो रहा होता है कैथोड पे, तो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, तो इसको पहले रखा माइनस विद एनोड, ऐसे लिख दिया, डन। ये चीज है आपकी सिंपल सी, जब आपको आरपीज में डेटा दे रखा है। दूसरी बात कि जब आपको जो डेटा है वो डेटा आपको गिवन है ओपीज में, बोले तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा होता है, एनोड पे, राइट। तो बोला ई नॉट ओपी, आपने दोनों का लिख लिया, इसको बोला एनोड और इसको बोला कैथोड, दैट मींस ई नॉट ओपी एनोड माइनस विद ई नॉट ओपी कैथोड। ये कैसे लिख पाए, तो हमने बोला जो ऑक्सीडेशन है वो एनोड पे होता है, तो हमने एनोड वाली वैल्यू को आगे रखा, क्योंकि इसका भी ऑक्सीडेशन आप कंसिडर कर रहे हो, तो दोनों का ऑक्सीडेशन जब देख रहे हो तो ऑक्सीडेशन कहाँ मैक्सिमम है, तो बोला ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, तो एनोड को पहले रखा माइनस विद कैथोड, हो जाएगा इस तरीके से। आगे सुनना, लेकिन जब मिक्स्ड दे रखा हो, दैट मीन्स एनोड कैथोड दोनों को लेके बात करी हुई हो ओपीज और आरपीज की टर्म्स में, तो रेस्पेक्टिव चलना। क्या मतलब कि आपका ओपी कहाँ होता है, तो आपने बोला ई नॉट ओपी होता है एनोड पे, राइट, तो ये लिख दिया, प्लस विद आरपी कहाँ होता है, बोला कैथोड पे, तो आपने लिखा ई नॉट आरपी कैथोड, आपने ऐसे लिख दिया। बोलिए भाई बात समझ में आ रही है ना मेरी। तो मैंने बोला इस तरीके से आपको काम करना होता है, बस इतनी सी बात है भाई कि या तो आपको ओपीज आरपीज दोनों में दे रखा हो तो आप ये लगा लेना, सिर्फ ओपीज में दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, सिर्फ आरपीज में दे रखा है तो ये लगा लेना। बोलिए भाई हो जाएगा ना इस तरीके से, ठीक है, हो जाएगा इस तरीके से। जब आरपीज में है तो कैथोड माइनस एनोड आएगा, जब ओपीज में है तो एनोड माइनस कैथोड आएगा, और जो जब दोनों है तो बीच में प्लस कर देना और कोई दिक्कत नहीं है, ओपी एनोड पे आरपी कैथोड पे, तो बस वही रख दिया, हो जाएगा। चलो, तो ये बातें थी कुछ आपकी ई नॉट सेल की, लेकिन ये कब के लिए है तो लिखना, ये फुल सेल रिएक्शन के लिए है। ये कब के लिए है, जब आपके पास में फुल सेल रिएक्शन हो, ये तब के लिए है, राइट। इसके बाद की बात सुनिएगा, ये तो थी फुल सेल की बात और फुल सेल को आप पहचानते हैं, जब आपके पास में रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन ना बचे तो वो फुल सेल रिएक्शन है, एकदम सही। लेकिन मैम कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से देखने को मिलता है, जब दो हाफ सेल रिएक्शन को मिला के तीसरी भी हाफ सेल होती है और उसके लिए आपसे ई नॉट पूछ लिया, तब क्या करें। तो एक्चुअली वही मैं पॉइंट बना के बैठी हुई हूँ यहाँ पे कि आपकी हाफ सेल रिएक्शन और उसके लिए ई नॉट की कैलकुलेशन आती है, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इस पर मैं बढ़ रही हूँ आगे, इसको नेक्स्ट में लेती हूँ, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट में लेती हूँ, समझना, देखो नेक्स्ट में लेते हैं ऐसे, यहाँ समझो। मैंने बोला आपको कैलकुलेशन करनी है हाफ सेल रिएक्शन के लिए, ठीक है, जब रिजल्टेंट भी हाफ सेल हो तो आप क्या करेंगे, तो सुनना, देखो जो ई नॉट आप पीछे जस्ट पीछे वाली स्लाइड में ऐड कर पाए माइनस कर पाए, ये ऐड कर रहे हो, ऐड कैसे कर रहे हो, तो बात सुनो, कभी भी ई नॉट ना इस तरीके से डायरेक्टली ऐड नहीं होता, ठीक है, ई नॉट कभी भी इस तरीके से डायरेक्टली ऐड नहीं होता, क्योंकि या तो आपका ई सेल हो या फिर आपका ई नॉट सेल हो, दोनों के दोनों इंटेंसिव होते हैं, दैट मीन्स ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ये ऐड नहीं होती, राइट, ये एडिटिव ये नहीं होती। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो एडिटिव होती हैं, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर नॉन एडिटिव इन नेचर, इट मीन्स यू कैन नॉट डायरेक्टली ऐड दैम, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर मैंने कैसे कर दिया, तो जो मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा है वो एक्चुअली ऐसे नहीं आता, वो आपको कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की हेल्प लेनी पड़ती है, तब आप उनको ऐड कर पाते हो, मतलब इनडायरेक्टली वी हैव रिटन दैम, वो आप डायरेक्टली नहीं लिखते हो, ठीक है, डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते, वो इनडायरेक्टली लाया गया है वो फॉर्मूला, ठीक है। तो आप सुनना यहाँ से, मैंने बोला जब भी आप कोई ई नॉट सेल लिख रहे होते हो किसी भी हाफ सेल के लिए, तो फॉर्मूला बनता है कि ई नॉट फाइनल विल बी इक्वल्स टू n1 ई नॉट 1 प्लस में n2 ई नॉट 2 अपॉन में टोटल n, ये n क्या है, फाइनल सेल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे वो, ठीक है। सुनना, देखो तो यहाँ से बोला ये फॉर्मूला आपका बनता है इस तरीके से ऐसे, ठीक है। अब ये कैसे यूज करना है, क्या यूटिलिटी है, सब समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं फिर इसे देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लेके बाद समझाऊंगी ना, ज्यादा इजी और जल्दी समझ में आएगी, ठीक है। चलिए जी, तो एक क्वेश्चन लिया जाए, ये रहा आपका दिसंबर 11 का क्वेश्चन, जो आपसे बोल रहा है कि गिवन दैट एट 298 केल्विन ई नॉट आपका 3 पॉजिटिव से 0 में जा रहा है, Fe जिसके लिए दे रखा है, ई नॉट आपका 2 पॉजिटिव से 0 में जा रहा है, ये दे रखा है। नेक्स्ट बोल रहे हैं एट दिस टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट हाफ, समझना ये भी एक हाफ, ये भी एक हाफ, और जो रिजल्टेंट पूछा है वो भी एक हाफ, तो अब क्या करें, ठीक है। ये वही चीज है जो भी लास्ट में फॉर्मूला मैंने समझाया आपको, बस उसी को अप्लाई करना है, ठीक है। सुनना, देखो इसे मैं स्टार्ट करती हूँ। जब आपसे ऐसी चीज पूछ ली जाए तो इसे कैसे प्रोसीड करना होता है, देखिए इधर मैंने बोला सबसे पहले बात आती है आप जो गिवन हो वो लिखा करो, तो गिवन में आपको जो दे रखा है वही आपको हिंट देगा, तो बोल रहे हैं Fe3 पॉजिटिव से Fe में जा रहा है, जिसके लिए आपको ई नॉट गिवन है, दैट मीन 0 पॉइंट माइनस है ये,
माइनस ऑफ 0.04 वोल्ट, राइट। अब सुनो देखो ध्यान से, मैंने बोला यहाँ पे ना ये जो रिएक्शन हो रही है ना, इस रिएक्शन को एक बार लिखो आप, ठीक है, खुद से एक बार लिखो इसे, तो आप बोलोगे Fe3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तभी तो Fe में जाएगा। एकदम सही बात है ना भाई, इससे बोला ये हो गया आपकी फर्स्ट रिएक्शन। डन। आगे सुनिएगा, जो सेकंड डेटा दे रखा है जरा उसे भी लिखो। तो आपने कहा Fe2 पॉजिटिव Fe में जा रहा है, इसके लिए रिएक्शन क्या बनती है, तो आपने बोला मैम Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और Fe में चला जाएगा। दिस इज आवर सेकंड रिएक्शन। डन। आगे सुनना, ये तो हुई ये वाली, ये हुई ये वाली रिएक्शन। अब जो आपको रिजल्टेंट चाहिए ना, आप उसके लिए काम करो। कभी भी न्यूमेरिकल को अप्रोच कर रहे हो, फिजिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री का कोई सा भी चैप्टर है, क्वांटम है, व्हाटएवर इट इज, सिंपल सी बात आती है कि सबसे पहले गिवन देखो, क्या गिवन दे रखा है, फिर देखो उससे वही आपको गिवन ही आपको हिंट दे देगा कि ये वाला फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। गिवन के बारे में आप इस गिवन के बाद में आप बात क्या करो कि इससे रिलेटेड आप कौन सा फॉर्मूला जानते हो, ठीक है, और फिर रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन, बस हो गया सॉल्व। सुनना, आपने जब गिवन देखा तो आपको हिंट मिला कि ये रिएक्शन लिख ली जाए, इसको देखा मिला ये रिएक्शन लिख ली जाए, फिर देखा पूछा क्या है, तो पूछा एक्चुअली ये है, तो इसके लिए भी रिएक्शन लिख लेते हैं। तो ये है कि Fe3 पॉजिटिव कहाँ को जा रहा है, 2 में, तो बोला एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Fe2 पॉजिटिव में चला जाएगा। एकदम सही है ना। आगे सुनना, तो ये चीज कैसे आएगी, ये आपको फ्रेम करना है, दिस इज व्हाट यू वांट, राइट। तो ये आएगा कैसे, है ना, इस रिएक्शन को मैं बनाऊं कैसे, तो बोला इस पर्टिकुलर रिएक्शन तक पहुंचने के लिए ना आपको Fe3 पॉजिटिव इसी साइड चाहिए, Fe2 पॉजिटिव उस साइड में चाहिए। तो जरा देखो आप जो रिएक्शन आपको गिवन है, एक तो आपके पास में ये दे रखी है, एक आपके पास में ये रिएक्शन दे रखी है। इस वाली रिएक्शन को मैं ऐसे ही रखूं तो मेरे को Fe3 पॉजिटिव इसी साइड मिलेगा, इस वाली रिएक्शन को मुझे घुमाना पड़ेगा तब जाके आपका Fe2 पॉजिटिव उस साइड में मिलेगा। समझ पा रहे हो ना बात, कि इसको ऐसे ही रखूं, इस वाली को मैं घुमा दूं तब जाके मेरा Fe2 पॉजिटिव मुझे उस साइड दिखेगा। एकदम सॉर्टेड। तो बोला अब हमें कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना है, इस वाली को घुमा देना है। तो सुनना देखो, नेक्स्ट में चलते हैं। तो यहां से बोला मैंने कि पहली रिएक्शन तो ऐसे ही रखनी है कि Fe3 पॉजिटिव ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Fe बना लिया, जिसके लिए पर्टिकुलर E नॉट आपको दे रखा है माइनस का 0.4, देख लेना इसको कितना है, 0.04 है, ठीक है। तो लिखा यहाँ से गिवन है आपको कि 0.04 वोल्ट, राइट। दूसरा आपको घुमाना है, तो घुमी हुई रिएक्शन जरा लिख ले हम। तो बोला Fe जो है वो आपके पास में Fe2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स बना रहा है ऐसे करके। अब जरा इनको ऐड करो, और यहाँ से इस पर्टिकुलर के लिए भी आपको E नॉट दे रखा है, कितना है ये आपको मेंशन कर रखा है 0.44, तो लिखा यहाँ से आ रहा है 0.44 वोल्ट, राइट। अब सुनिएगा इसके बाद, जब इनको आप ऐड करेंगे तो Fe से Fe कैंसिल, राइट, ये कैंसिल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो बोला ये आएगा कि Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और Fe2 पॉजिटिव, ये कुछ इस तरीके से आएगा। डन। अब जो आपका E नॉट आएगा ना, यही आपसे पूछा है कि E नॉट सेल फाइनल वाला बता दो। अब यहाँ पे मैंने करी है एक मिस्टेक, वो सुनना क्या है। जब भी आप किसी रिएक्शन को इस तरीके से रिवर्स करते हैं ना, घुमाते हैं, तो एक्चुअली उसका बोलना, उसका कहना बदल जाता है। क्या मतलब है ये, मतलब जैसे पहले ये पर्टिकुलर रिएक्शन ये वाली क्या बता रही थी, ये आपको रिडक्शन बता रही थी ना, कि Fe2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और इसमें चला गया, दैट मींस दिस पर्टिकुलर रिएक्शन वाज टेलिंग यू रिडक्शन। जब आपने इसको घुमा दिया ना, रिवर्स कर दिया, अब ये आपको ऑक्सीडेशन बोल रही है। सुनना, यहाँ पे देखो, अब जब आपने इसको घुमा दिया है तो ये बता रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस रिडक्शन। तो इनके साइन भी तो चेंज होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे इसका पर्टिकुलर का जो E नॉट आ रहा था, वो एक्चुअली इसका E नॉट था 0.44 वोल्ट, बट दिस E नॉट वाज टेलिंग यू रिडक्शन, ये आपको रिडक्शन बता रहा था। जबकि आपने जब घुमा दिया तो अब ये ऑक्सीडेशन है, तो इसका साइन भी चेंज होगा, दैट मींस यहाँ माइनस भी आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि E नॉट जितना OP किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए होता है, वही E नॉट उसका RP होता है। मैग्नीट्यूड इज सेम, लेकिन टेंडेंसीज अलग अलग है, एक ऑक्सीडेशन दिखाता है, दूसरा रिडक्शन को बता रहा है। इट मींस जब टेंडेंसीज बदलेगी तो साइन भी बदलते हैं हम, इट मींस यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। चाहे आरपी से ओपी में आओ तो नेगेटिव कर देना, ओपी से आरपीएम में जाओ तो नेगेटिव कर देना, इट मींस साइन अपोजिट कर देना, ठीक है। तो बोला यहाँ से साइन अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। अब आप बात सुनने मेरी आगे। इसके बाद में जब ये भी एक नेक्स्ट मेरे पास हाफ सेल रिएक्शन है और मुझे करनी है इसके लिए कैलकुलेशन, ठीक है, ये भी मेरी हाफ सेल है, इसके लिए मुझे करनी है कैलकुलेशन। तो सुनना देखो, लिखूंगी E नॉट फाइनल इक्वल्स टू N1 E नॉट 1 प्लस में N2 E नॉट 2 अपॉन में टोटल N। डन। सुना, यहां से लिखा N1 कितने हैं, जो इस वाली रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लग रहे होंगे वो N1 है। इसमें कितने हैं, बोला ये आपके पास में N2 है। ये क्या है, तो बोला ये आपके पास में N है। सॉर्टेड है। आगे सुनना, बोला यहाँ से N1 है आपके पास में 3 और इसका
इसका जो ई नॉट है वो आपके पास में माइनस का 0.04 वोल्ट। डन इतना। जो आपके पास में N2 है, N2 दैट इज 2, और जो इसका ई नॉट है वो है माइनस का 0.44 वोल्ट, राइट, अपॉन में जो टोटल N है वो कितना है, बोला 1 है, तो इसके लिए आपने लिखा 1। सिंपली यू हैव टू सॉल्व दिस और इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि कितना आ रहा है। देखो एक बार इसे। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना यहाँ पे एक छोटी सी ये मिस्टेक है कि यहाँ पे जो आपको डेटा दे रखा है ना, इस पर्टिकुलर डेटा में ये नेगेटिव है, राइट, ये कैसा है, नेगेटिव है। इट मींस रिडक्शन वाली वैल्यू खुद से ही नेगेटिव दे रखी है, ठीक है, समझना, यहाँ पे भी नेगेटिव लगा लेना कि इटसेल्फ जो क्वेश्चन में दे रखा है वो आपको नेगेटिव दे रखा है। अब यहाँ पे सुनना, जब ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव था तो मैं क्या बोलूंगी, मैंने रिवर्स किया, नेगेटिव ऑलरेडी था तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस का 0.44 वोल्ट। बताओ भाई, बात समझ में आई क्या मेरी, क्या बोला मैंने कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सुनना एक बार, 0.44 वोल्ट, सुनना क्या था ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ये नेगेटिव दे रखा था, इस तरीके से नेगेटिव मार्क कर रखा था जो मैंने नहीं लगाया था। सुनना, अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको नेगेटिव दे रखा है जो टेंडेंसी बता रहा है आपके रिडक्शन की, राइट, और जब मैंने इसको घुमा दिया, जब यहाँ पे मैंने रिएक्शन घुमा दी तो अभी टेंडेंसी बता रही है ऑक्सीडेशन की, और मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैग्नीट्यूड सेम, साइन अलग, तो अगर वहां नेगेटिव था वो रिडक्शन था, अब ऑक्सीडेशन है तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आया, तो यहाँ से मैंने बोला इसका साइन चेंज हो गया, दैट मीन्स हो गया पॉजिटिव, बस कुछ नहीं था, इतनी सी बात। आगे सुनना, जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर कुछ 0.76 वोल्ट समवॉट मिल जाएगा, ये आ गया आपका ई नॉट। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। बताइए भाई, क्लियर है ना सभी को। तो बस एक बात क्लियर रखना कि साइन जो भी हो, रिवर्स किया तो अपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, चलो सुनना, तो ये बात थी आपके ई नॉट की कैलकुलेशन की, जिसका करेक्ट आंसर 0.76 वोल्ट था, दैट मींस डी था। ये CSIR दिसंबर 11 का क्वेश्चन है। आगे सुनना, देखो, तो इसके साथ साथ आपका एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे करते हैं। अगर वो फुल सेल रिएक्शन है तो आप इस तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हो आराम से, ये जो मैंने लिखे। अगर वो हाफ सेल है तो हाफ सेल के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया। डन इतना। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं, ये सारा पोर्शन होता है खत्म। इसके बाद एक पोर्शन आता है, एक कंसेप्ट आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का, जरा वो सुनना। जो आपका ये ई होता है, दैट मीन्स आपका सेल पोटेंशियल होता है, ई नॉट होता है। इस ई नॉट की वेरिएशन को आप टेम्परेचर के साथ में कैसे समझते हैं, उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे टाउ से, और बोलते हैं टाउ इज इक्वल्स टू वेरिएशन इन आपका ई सेल विद टेम्परेचर। तो बोला डेल ई सेल बाय डेल टी, इस चीज को आप बोलते हैं टाउ, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को आप क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। सुनना आप, देखो इसके बाद जो आपके पास में डेल एस का फॉर्मूला होता है, डेल्टा एस का, वो क्या होता है, तो वो निकलता है एन एफ टाउ, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या निकलता है, यहाँ से लिखना कि एन एफ और ये डेल ई सेल बाय डी टी, इस तरीके से। तो ये हमने लिखा, ये आपका फॉर्मूला बनता है डेल्टा एस का। अब ये कहाँ से आया, ये थोड़ा सा डायरेक्ट आया अभी, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये आपका एंट्रोपी चेंज है, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए, एफ आपका फेराडेस कांस्टेंट, और टाउ मैंने आपको बता ही दिया कि वेरिएशन इन आपका पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इस चीज को आप टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये जो पार्ट है ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, दैट मीन्स ये जो टाउ है, टाउ, इसे आप कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर। अब सुनना, एक चीज जो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हमें पता है जो डेल जी होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है ना, तो आप अभी डेल्टा एस के लिए बता रहे हो, मतलब ये जो आपने लिखा है टाउ वो आपने डेल्टा एस के लिए निकाला है, डेल्टा एच के लिए भी तो बोला जा सकता है। सुनना, देखो नेक्स्ट में लेती हूँ इसे मैं। तो यहाँ से मैं एक बात लिख सकती हूँ कि हमें पता है डेल जी जो होता है वो आपका डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। डन। आगे सुनना, जो आपके पास में डेल जी है, या एक काम करती हूँ डेल्टा एच के लिए निकाल लेती हूँ, तो मैंने बोला डेल जी प्लस टी डेल्टा एस, इससे मैं बोल सकती हूँ ये मेरा हो गया डेल्टा एच। इतना सही है। आगे सुनिएगा, यहाँ से डेल जी को डेल जी रहने देते हैं, या फिर डेल जी को भी हमें पता है क्या लिखना है, इसे हम लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई सेल, लिख सकती हूँ ना, ये भी अपने बेसिक से हम जानते हैं कि डेल्टा जी को हम माइनस एन एफ ई सेल बोल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने लिखा, इससे आप लिख सकते हो माइनस एन एफ ई सेल। डन। यहाँ से बोला टी, इसको क्या लिखूं, तो मैंने लिखा एन एफ टाउ, लिख सकती हूँ, ये आपका हो गया डेल्टा एच। इतना सही है, ये चीज मैंने ऐसे लिख दी। आगे सुनिएगा, इसके बाद में यहाँ से ये माइनस एन एफ ई सेल हुआ, ये आपका प्लस ऑफ टी एन एफ, और टाउ को क्या लिखूं, तो मैंने लिखा डेल ई सेल बाय डेल टी, ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। ये हो गया मेरा डेल्टा एच। अब इतना बड़ा फॉर्मूला तो होगा नहीं, इसको कंसाइज करना है, तो इसको कंसाइज करने के लिए वी कैन राइट कि एन एफ को आप बाहर लिख लो, ये आ जाएगा आपका टी टाउ बोल दें इसको, तो बोला टी टाउ माइनस ई सेल, ये हो गया भाई कंसाइज, ये लो, ये आपका आ गया डेल्टा एच, राइट। ये क्या आ गया, डेल्टा एच। सुनना देखो,
यहाँ से मैंने बोला डेल्टा एच का फॉर्मूला स्वीट एंड सॉफ्ट निकल के आ गया भाई कि NF, यहाँ से लिखना टी टाउ माइनस ई सेल, खत्म बात, ठीक है। ये लो, ये आपका डेल्टा एच का फॉर्मूला हो गया। जो क्वेश्चनिंग अभी तक आई है CSIR नेट में, वो या तो आपसे टेम्परेचर कोफिशिएंट पे डायरेक्टली न्यूमेरिकल आया है, वो भी आया हुआ है, या फिर कोई रिलेशन पूछ लिया, या फिर वो उसने डेल्टा एच पे आपसे कैलकुलेशन करा ली। तो आपको तीनों बातें क्लियर रखनी है कि जो टाउ है आपका, ये जो टाउ है, टाउ टाउ को आप क्या बोलते हो कि वेरिएशन इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये बोलते हो, ठीक है। बस ये टाउ आपने डिनोट किया, इससे आपने जो बेसिक, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, राइट, ये आपका बेसिक वाला फॉर्मूला, इसको लिया, इससे छोटी सी डेरिवेशन कर ली और डेल्टा एच निकाल लिया। बोलिए भाई, कर लेंगे ना इस तरीके से। तो डेल्टा एच का जो फॉर्मूला निकलता है वो एक्चुअली निकल के आता है कि NF टी टाउ माइनस ई सेल, याद रहेगा, NF टी टाउ माइनस ई सेल, इस तरीके से आपको ये काम करना होता है। अब आती हूँ मैं जरा क्वेश्चन पे। ये आपका CSIR जून 15 का क्वेश्चन है, जरा इसको देखना। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट पे ही था। आपसे बोल रहे हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल इज, क्या होगा, ठीक है। ये चीज आपसे पूछी हुई है, सुनना, देखो स्टार्ट करते हैं इनसे। आप एक बार इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हो। जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है टाउ, उसे हम क्या पढ़ते हैं, तो हमें तो एक ही बात पता है कि टाउ या तो आपका डेल ई सेल, ठीक है, बाय dt, इसको आप इस तरीके से लिखते हैं ना, इसको आप इस तरीके से लिखते हैं। आगे सुनना, देखो इसके बाद में मुझे पता है कि जो डेल्टा एस होता है वो आपका NF टाउ रहता है, होता है, तो बस आपको यही चीज याद है, यही चीज पता है। या फिर आप एक और चीज जानते हो जो अभी देखा आपने कि जो डेल्टा एच है वो आपका NF टी टाउ माइनस ई सेल रहता है, ये पता है आपको। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन को करने के मैंने आपको तरीके जो बताए हैं वो यही है कि सबसे पहले गिवन देखो, तो इसमें गिवन तो कुछ नहीं था, बस टेम्परेचर डिपेंडेंस पूछ ली, राइट, मतलब टाउ बोला है उसने, कहीं ना कहीं आएगा, हिंट मिल गया। दूसरी बात, टाउ से रिलेवेंट हम क्या क्या जानते थे वो तीनों लिख लिए। अब जरा ऑप्शंस को भी देख लिया करो। पहला ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि डेल्टा जी की टर्म्स में, दूसरा बोल रहा है डेल्टा एच के टर्म्स में, डेल्टा एस के टर्म में, एस के टर्म में। तो मैं एस को जरा चेक कर लूं, इसको चेक कर लूं। सुनना, आपको पता है कि जो डेल्टा एस होता है उसको आपने NF टाउ लिखा है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट मींस टाउ ही तो हो गया वो किसके इक्वल आएगा, तो आप सिंपली लिख दो कि डेल्टा एस अपॉन NF के बराबर आएगा। बोलो भाई, यहीं से तो आ रहा है, यही तो है टेम्परेचर डिपेंडेंस। बताओ भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल, दैट मींस ई सेल, टेम्परेचर डिपेंडेंस उसकी जो होती है वो टाउ तो है, तो टाउ किसके बराबर आएगा, तो आपने लिखा डेल्टा एस अपॉन NF, आ गया टाउ, राइट। इस तरीके से आप आराम से, मतलब वो आपसे इनडायरेक्टली टाउ पूछ रहा था, उसने नाम नहीं बोला, तो आप इस तरीके से आराम से आंसर दे सकते हो कि इसका C वुड बी द करेक्ट आंसर। सोचना ही नहीं पड़ा, ये तो बहुत ईजी हो गया कि डेल्टा एस अपॉन NF, राइट, इस तरीके से कर लेंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद में। नेक्स्ट पे अगर हम मूव करते हैं तो एक और क्वेश्चन आपको CSIR जून 21 में पूछा हुआ था, जो यहीं से ही था, दैट मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट से ही था। समझना, देखो इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा एक बार उसको रीड करिए। आपसे बोल रखा है कि फॉर दिस सेल कैडमियम टू कैडमियम Cl2, दैट मीन्स कैडमियम का सॉल्ट दे रखा है, AgCl2 Ag दे रखा है, पर्टिकुलर ई नॉट वैल्यू दे रखी है आपको कि ई नॉट सेल जो होगा वो ये है, दी डेल ई नॉट सेल बाय dt, ये आपसे वो भी गिवन है आपको कि ये पर्टिकुलर वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस। द डेल्टा एच वैल्यू फॉर द सेल फॉर द रिएक्शन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपसे पूछ लिया कि डेल्टा एच क्या होगा। सुनना, देखो हमें पता है डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने लिखा डेल एच बराबर होता है आपका NF और यहाँ लिखा टी टाउ माइनस ई सेल। बोलिए, यही चीज होती है ना। आगे सुनना, बस इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी थी, कुछ नहीं करना था, जिसके लिए आपको n पता होना चाहिए था। अब n तो आपको आता नहीं है। सुनना, n भी आप देख सकते हो, रिएक्शन दे रखी है आपको, रिएक्शन में क्लियरली विजिबल है, आराम से देखो इसको कि कैडमियम जो है ना, कैडमियम वो कैडमियम 2+ में जा रहा है, दे रखा है आपको। और आप इससे भी पहचान सकते हो कि आपका Ag पॉजिटिव जो है वो Ag में जा रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन लगता है लेकिन 2 से इनटू कर रखा है, इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। डन, तो आपने बोला यहाँ से 2 आ जाएगा, F की वैल्यू 96500 हो जाएगी, राइट। ये इस T का क्या करें, तो टेम्परेचर आपको गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट कर लो कि 27 कन्वर्ट जरूर कर लिया करो, यहाँ पे चीजें यूज होती हैं। तो आपने लिख लिया कि 300 केल्विन के बराबर आएगा, राइट। तो यहाँ लिखा 300 केल्विन। ये आपको टाउ की भी वैल्यू दे रखी है कि 6.5, वो भी माइनस का, तो यहाँ पे मैंने लिखा इट इज माइनस ऑफ 6.5 इंटू 10⁻⁴ कितना है, -4 वोल्ट पर केल्विन, वोल्ट पर केल्विन। तो केल्विन से केल्विन तो यहीं कैंसिल हो गया, राइट। आगे समझना, देखो इसके बाद यहाँ से लिखा माइनस ऑफ ई सेल, और ई सेल आपको गिवन है कितना है, आपको दे रखा है 0.675, तो यहाँ से लिखा मैंने इट इज 0.675। बोलिए भाई, कर लेंगे ना इस तरीके से।
सुना देखो, ये आगे कूलॉम पर मोल, यहाँ से आपका ये भी वोल्ट में चल रहा है, ये भी आपका वोल्ट में चल रहा होगा, राइट। तो जो अल्टीमेट वैल्यू निकल के आएगी वो आपके पास में एक तो वोल्ट और ये कूलॉम ऊपर आएंगे, तो मैंने बोला यहाँ से जो यूनिट आएगी वो एक्चुअली वोल्ट और कूलॉम पर मोल आ रहा होगा, ऐसे कुछ आ रहा होगा। तो वोल्ट इंटू कूलॉम को आप जूल बोलते हो, पता है आपको। तो यहाँ से मैं इसको हटा के लिख सकती हूँ कि जो मेरे को वैल्यू मिल रही है वो जूल पर मोल में मिलेगी, और ये वैल्यू कुछ आपके पास में आएगी इस तरीके से कि माइनस का 160 देख लेना आप, मतलब इसको सॉल्व कर लेना, अप्रोक्सीमेटली कुछ इतना आपको वैल्यू मिल रहा होगा विच विल बी इन जूल पर मोल, बट द आंसर विच इज गिवन टू यू इट इज इन किलो जूल पर मोल। जो आपको दे रखा है वो किलो जूल में दे रखा है, तो आप इसको आराम से 1000 से डिवाइड कर सकते हो और आपको जो आंसर मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली माइनस का 169 समवॉट मिल जाएगा, विच विल बी किलो जूल पर मोल। जो आपको ध्यान रखनी है ना बात, वो इतनी सी ध्यान रखनी है कि ये कूलॉम पर मोल होता है, एकदम सही है। ये आपको मिल रहा है वोल्ट में, ये अल्टीमेट वैल्यू जो माइनस होकर आ रही है वोल्ट में आ रही है, तो बोला बाहर कूलॉम है अंदर से वोल्ट आ रहा है, तो वोल्ट इंटू कूलॉम तो जूल हो गया, तो बोला जूल पर मोल चल रहा है, ये जूल पर मोल को मैंने 1000 से डिवाइड करके किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर दिया। आया समझ बात। तो बोले यहाँ से 169 किलो जूल पर मोल आपको आंसर मिल रहा होगा, दैट मीन्स आपका ए करेक्ट आंसर आएगा। बोलिए भाई, अप्रोक्सीमेटली इतना मिल जाएगा, आप एक बार कैलकुलेट करके अपने आप से देख लेना, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आपको इतना आंसर मिल जाएगा। तो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम CSIR जून 21। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट में आगे बढ़ के बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो सुनना, जो आपने आज ही की क्लास में गैल्वेनिक सेल समझा है, तो गैल्वेनिक सेल एक्चुअली बात कर रहा था आपसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, वेयर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस चीजें हो रही होती हैं। समझना देखो कैसे, कि आपके पास एक ही कंपार्टमेंट मैंने ले लिया, राइट। इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लेट सपोज इस तरीके से लगा दिए, और मैंने लिया एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऐसे डिप करके, जिससे भी मैं प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करती हूँ वो मैंने यहाँ पे ले लिया। लेट सपोज मैंने यहाँ पे NaCl मोल्टन ले लिया, क्या ले लिया, NaCl मोल्टन ले लिया। अब सुनना, अगर ये NaCl मोल्टन है, 2 इलेक्ट्रोड्स मैंने कनेक्ट कर रखे हैं, यहाँ पे मैंने बैटरी से इनको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, लेट सपोज, ठीक है, इस तरीके से, एक मिनट, मैंने इस तरीके से बैटरी लगा दी यहाँ, ठीक है। आप समझना देखो, मैंने बोला जैसे ही मैंने बैटरी से कनेक्ट किया ना, इधर वाले पे आया मेरा पॉजिटिव चार्ज, इस वाले पे आया मेरा नेगेटिव चार्ज। इट मींस जो पोलैरिटी यहाँ पे डेवलप हुई, जैसे हमने यहाँ पे स्विच ऑन किया, दैट मींस बैटरी से इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया लेकिन रहेगा तो एनोड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया लेकिन रहेगा कैथोड, राइट। आप समझना, होगा क्या कि सोल्यूशन में जो आपके पास में Na पॉजिटिव और Cl माइनस आयन प्रेजेंट होंगे, वो एक्चुअली रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होना जाना चाहेंगे। दैट मीन्स जो एनोड है आपका, एनोड, उस पे जब पोलैरिटी आ रही है तो चार्ज डेवलप हो रहा है, उस चार्ज को देख के, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज को देख के सोल्यूशन में प्रेजेंट नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होगा। तो बोला एनोड पे अभी भी होगा तो ऑक्सीडेशन, अभी भी तो होगा लॉस, लेकिन होगा क्या कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और इस प्रेजेंट NaCl को ब्रेक कर दिया इन द रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप सुनना देखो, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कुछ ऐसे आएंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा होगा एनोड पे, दैट मींस Cl माइनस जो है वो लॉस शो करेगा, हाफ Cl2 ऐसे लिख सकती हूँ मैं गैसियस, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर, ये हो गई मेरी नंबर 1 रिएक्शन। बताइए भाई, ऐसे भी लिख सकती हूँ और चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे 2 इंटू कर दूं और बोल दूं Cl2 गैस, और यहाँ से बोल दिया आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर, इसको बोला नंबर 1 रिएक्शन, बोल सकते हैं इस तरीके से। आगे सुनना, जो आपका यहाँ से कैथोड है, कैथोड, तो कैथोड पे भी आप लिख सकते हो कि हो रहा होगा आपका रिडक्शन, ठीक है। और जो सोल्यूशन में प्रेजेंट पॉजिटिव आयंस हैं, उनको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा होगा, इट मींस इस आपके Na पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, दैट बोले तो कैथोड। और यहाँ से क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो आपने लिखा यहाँ पे Na पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na सॉलिड बना रहा होगा। बोलिए भाई, ये हो गई आपकी सेकेंड रिएक्शन। ओवरऑल देखेंगे अगर तो आप ऐड कर दो, आराम से आपको दिखेगा कि 2Cl माइनस, ये लिख सकती हूँ, इसको भी 2 से इंटू कर लेती हूँ ओवरऑल, तो बोला 2 Na पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहाँ से बोला आपके पास में आ जाएगा 2 Na सॉलिड, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास में Cl2 गैसियस। आप सुनना, तो दिस NaCl was itself stable, वो नहीं चाहता था टूटना, लेकिन आपने उसको ब्रेक डाउन करवाया विद द हेल्प ऑफ करंट। इट मींस यहाँ से ये जो ये NaCl है, इसको लिख सकती हूँ 2 NaCl, मतलब ये जो आयंस है इनसे लिख सकती हूँ 2 NaCl। NaCl रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स में टूट गया, यही है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट मींस एक स्टेबल से कंपाउंड को रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स में तोड़ दे, ठीक है जी। अब बात आती है जो प्रोडक्ट बने हैं ये कितने बने होंगे, दैट मींस अगर ये सॉलिड बना है तो इसका वेट, ये गैस बनी है तो इसकी वॉल्यूम, जरा इसी पे चर्चा कर ली जाए। दैट मींस नेक्स्ट में आप लीजिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्या लेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं इनकी कितनी क्वांटिटी बनी है, तो जरा उस पर बात कर ली जाए। 3 फॉर्मूले मेजर जो हमारे पास आते हैं, आई विल मेक यू राइट डाउन। यहाँ पे
आप लिखिए जो W जो वेट डिपॉजिट होता है, ये फैराडेज लॉ से निकलती हैं चीज़ें, तो उतना मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूँ फिलहाल। फैराडेज लॉ से जो आपकी फर्स्ट लॉ बताती है कि भाई जितना वेट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपने कितना करंट पास किया है, उससे हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। और यहाँ से W निकल के आता है आपके पास में मोलर मास, ठीक है, तो M ही लिख रही हूँ उस समय, मोलर मास इनटू में Q अपॉन में NF इनटू में F। तो ये जो फॉर्मूला निकला डायरेक्टली इट इज ऑफ वेट डिपॉजिटेड, कि कितना वेट डिपॉजिट हुआ है। डन। दूसरी चीज जो आपका यहाँ से मोल्स कितने डिपॉजिट हुए हैं, अगर आप वो निकाल रहे हैं तो मोल्स को यू कैन सिंपली राइट Q अपॉन में NF इनटू में F। ये आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स के लिए। कैसे लिखा मैंने, तो अब देखना, जब मैं बोल रही हूँ W इक्वल्स टू मोलर मास इनटू में Q अपॉन में NF इनटू में F, ये NF क्या है बताती हूँ अभी। मोलर मास को इधर नीचे ले आओ, तो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट को ही तो मोल्स बोलते हो, तो मैंने बोला सिर्फ मोल्स बचा Q अपॉन NF इनटू F। हो गया, बात समझ में आई। अब सुनना, जो आपका ये N फैक्टर है, N फैक्टर वो एक्चुअली कहाँ से आता है, तो N फैक्टर और X फैक्टर एक ही बात है। जो आप एसिड्स के लिए तो डिफाइन करते हो कि कितने H प्लस रिलीज करता है, बेसिस के लिए आप डिफाइन करते हो कितने OH माइनस रिलीज करता है, राइट। और आप किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए देखते हो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि सपोज करो आपने लिखा कि Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन विल गिव Al, मैंने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, 3, तो इट मींस यही हो गया इसका N फैक्टर। समझ में आई बात। दूसरी बात सुनना, लेट सपोज आपने कोई सॉल्ट ले लिया Al2SO4 होल थ्राइस, ऐसे ले लिया, मैंने बोला N फैक्टर क्या होगा, तो N फैक्टर एक्चुअली इनके जो चार्जेस हैं, दैट मींस इस पे 3 प्लस है, इस पे 2 माइनस है, ये इनका प्रोडक्ट ही होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दैट मींस 6, तो बोला यही आपका NF होता है या X फैक्टर होता है। क्लियर। चलो ऐसे आप सबके लिए निकाल सकते हो। तो यहाँ से ये X फैक्टर और F क्या है आपका फेराडे, और ये Q क्या है, तो ये एक्चुअली नंबर ऑफ चार्जेस पास्ड, ये होता है कि कितने चार्ज पास हुए हैं, ठीक है। और ये N क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है। इतना क्लियर। बाकी सब चीजें आपको क्लियर ही है कि ये वेट डिपॉजिटेड है ना, ये वाली चीज जो है ये वेट डिपॉजिटेड है, वेट कितना डिपॉजिट हुआ है। ये आपके पास में मोलर मास है, लिख लेना इन चीजों को, ये आपके पास में मोलर मास है, राइट। अब एक बात आती है कि मैम गैस भी तो होगी, तो गैस का वॉल्यूम, तो बोला गैस के वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है कि 22.4 इनटू में नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि STP पे आपके पास में जो 1 मोल गैस होती है उसकी वॉल्यूम 22.4 होती है, तो कितने मोल्स, N मोल गैस के लिए, तो बोला बस आप 22.4 से N वाली वैल्यू दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स को इनटू कर देना, तो यहाँ से निकल के आएगा 22.4 इनटू में N बोले तो Q अपॉन में N फैक्टर इनटू में F, राइट। ये आपकी वॉल्यूम आ गई। बोलिए भाई क्लियर है ना सभी को, ये आपका वॉल्यूम आ गया, सब कुछ क्लियर। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंटली जो आपको याद रखना है वो इसका फॉर्मूला, वेट का, मोल्स का और वॉल्यूम का, ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ से पूछते हैं भाई, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे बात करती हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन की, जो मैंने यहाँ पे ले रखा है, ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। आप सुनिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है जरा वो सुनना, ठीक है। आपसे क्या चीज पूछी है जरा आप वो सुनना, रीड करिए इसे एक बार। आपसे बोल रहे हैं कि मोल्टन AlCl3 था, उसको आपने इलेक्ट्रोलाइज किया, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ Cl2 लिबरेटेड, कितना Cl2, क्योंकि AlCl3 है तो रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे। बोले जब आप AlCl3 देखोगे तो आपके पास में Al पॉजिटिव आयन होगा, पॉजिटिव आयन है, गेन करेगा तो रिडक्शन करेगा ना, तो बोला AlCl3 से जो आपके पास में Al सॉलिड मिलेगा ना आपको, वो तो एक्चुअली रिडक्शन पे मिलेगा, ठीक है। तो ये तो कैथोड वाला प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट कहाँ है, ये तो कैथोड पे हो गया, डन एकदम। आपको यहाँ से Cl2 गैस मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी, Cl माइनस ने जब ऑक्सीडेशन शो किया होगा, इट मींस ये प्रोडक्ट आपका एनोड पे मिला होगा, एकदम सही कि ये प्रोडक्ट आपका एनोडिक प्रोडक्ट है। तो आपसे यही बातें हो रही है, आपसे बोल रहे हैं कि मोल्टन NaCl को इलेक्ट्रोलाइज किया था, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ Cl2 लिबरेटेड, इसके लिए वॉल्यूम पूछ लिया आपसे क्या होगी, ठीक है। एट एनोड इफ 2.5, ये पॉइंट है, 2.5 मोल ऑफ AlCl3 डिपॉजिटेड एट कैथोड, एक्चुअली इसके आपको मोल्स जो है वो गिवन है कि भाई 2.5 मोल्स जो है वो आपने यूज करे हैं, ठीक है, इसके डिपॉजिट हुए हैं, तो आपको बताना है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी। अब एक के तो मोल्स है, एक की वॉल्यूम है, कैसे रिलेट करें हम, है ना। जो डेटा दिया है गिवन होता है, हम क्या कहते हैं ना, वो आपको हिंट देता है, तो यस गिवन डेटा इज गिविंग यू हिंट, जरा आप उसको देखो, एनालाइज कर लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखेंगे तो गिवन है मोल्स, यहाँ पे देखेंगे गिवन है वॉल्यूम। अब कैसे रिलेट करूं, जो फॉर्मूले दे रखे हैं एक्चुअली उन्हीं के ही आप, जो मतलब चीजें दे रखी हैं उन्हीं के ही फॉर्मूले आप लगा दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मोल्स का दे रखा है तो आप मोल्स का फॉर्मूला लगा दो, कहाँ पे है मोल्स, कैथोड पे है, तो आप लिखो कैथोड पे आपको एक्चुअली मोल्स दे रखे हैं, मोल्स दे रखे हैं ना, और जो एनोड है एनोड उस पे एक्चुअली आपको वॉल्यूम दे रखी है, क्या दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं भाई CSIR नेट में, तो प्लीज अच्छे से समझ लेना।
मोल्स का फॉर्मूला हमने देखा कि Q अपॉन में NF इनटू में F, राइट। ये तो था आपका मोल्स का फॉर्मूला, राइट। ये था आपका मोल्स का फॉर्मूला ऐसे करके। यहाँ पे आपको जो दे रखा था वो वॉल्यूम था, वॉल्यूम हम जानते हैं 22.4 इनटू में Q अपॉन में NF इनटू में F, यही होता है। ये आपका हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब जरा आप ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, यहाँ से इस Q की जगह मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूं क्या कि Q को मैं IT भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है करंट जो होता है वो कुलॉम्स पर टाइम ही तो होता है, लिख सकती हूँ। तो मैं इस Q की जगह IT लिख सकती हूँ, तो मैंने बोला यहाँ से मैं इसको IT लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी सिमिलरली इस Q को भी मैं यहाँ से IT लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे पता है ये जो काम हो रहा है ना, ये काम एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो रहा है, तो करंट सेम पास हुआ होगा, टाइम सेम लगा होगा, और आपके पास में जो F है, फेराडे है, वो भी कांस्टेंट होगा। इट मींस ये जो फैक्टर है IT अपॉन F, ये इधर भी सेम है, ये इधर भी सेम है। डन। तो क्यों ना इसकी वैल्यू निकाल ली जाए। सुनना, मैंने लिखा N इंटू NF इंटू में आपका N इंटू NF ओनली, ये आपको वैल्यू देगा IT अपॉन F की, राइट। इसको नंबर 1 बोल देते हैं। यहाँ से भी ये आपके पास में वॉल्यूम इंटू NF अपॉन में 22.4, ये जो वैल्यू मिल रही है आपको, ये भी किसकी आ रही है, IT अपॉन F की आ रही है। तो ये भी IT अपॉन F, ये भी IT अपॉन F, तो ये दोनों एक ही तो बात है। तो बोला इक्वेट कर दो। इट मीन्स यहाँ से लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों से क्या बोला जाएगा, यहाँ से आप लिखना कि N इंटू NF इक्वल होगा आपके वॉल्यूम इंटू NF अपॉन में 22.4 के। अब तुम करोगे गलती, तुम क्या करोगे, NF से NF कैंसिल, जो हो जाएगी गड़बड़ बहुत बड़ी। क्यों भाई, क्योंकि दोनों के NF इक्वल नहीं है। इसका NF आपके कैथोड का NF है, राइट। इसको C लिख देते हैं इन शॉर्ट। तो ये आपका जो है NF वो कैथोड का है, वेरएज ये जो NF है ना आपका N फैक्टर, वो एनोड का है। दोनों अलग अलग बातें हैं भाई, कैंसिल मत कर देना इधर उधर से, ठीक है। अब सुनना, जो आपके पास में कैथोड है, यहाँ आइए आप, जो आपके पास में कैथोड है, कैथोड पर रिएक्शन क्या हो रही है, तो वो एक्चुअली एल्यूमिनियम जो है ना 3+, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके आपके एल्यूमिनियम में जा रहा है। तो मैंने बोला N फैक्टर की वैल्यू, तो मैंने बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, दैट मीन्स 3 आएगी, राइट। जो कैथोड पे चीज हो रही है उसमें आपके पास में Cl- Cl2 गैस में जा रहा है, राइट, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर रहा है। तो मैंने बोला N फैक्टर, तो यहाँ से वो 2 आएगा। समझ रहे हो बात मेरी, कि N फैक्टर कैथोड एनोड का अलग है, कैथोड का अलग है भाई, ठीक है। कैथोड का इट इज 3, तो हम पीछे जाके आराम से इसको लिख देंगे कि जो कैथोड का N फैक्टर है वो 3 है। तो यहाँ से मैं लिखती हूँ, देखो इसको मैंने लिखा मोल्स, तो वो तो 2.5 है, ठीक है, इनटू में 3, ये लिख दूंगी ना, ये कैथोड के लिए बातें हैं। इधर से लिखूंगी वॉल्यूम तो निकालनी है, और N फैक्टर 2 आया है, अपॉन में 22.4 आ रहा है। बस इस वॉल्यूम को आप कैलकुलेट कर लो, कैसे करोगे, तो यहाँ से लिखना, देखो यहाँ से लिखिएगा आप इसके बाद में, ठीक है। यहाँ से लिखना, देखो यहाँ से मैं बोलूंगी, इसको आप बोलोगे 2.5 इंटू में 3 इंटू में 22.4 और अपॉन में आपका 2, ये चीज आपकी वॉल्यूम आ रही होगी। बोलिए भाई, कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए, जो आपको आंसर मिलेगा यहाँ से वो अप्रोक्सीमेटली 84 मिल जाएगा, 84 लीटर्स। तो ये आपकी वॉल्यूम आ रही होगी, ठीक है, ये क्या आ रही होगी, वॉल्यूम आ रही होगी। तो डायरेक्टली यू कैन टिक कि यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा होगा, बी आ रहा होगा। बोलिए भाई, कर लेंगे ना इस तरीके से। तो मैंने आपको सारी चीजें समरी आउट कर दी भाई, कि गैल्वेनिक सेल था तो उससे रिसेंट ईयर्स में क्या पूछ रहे हैं। गैल्वेनिक सेल में नर्स इक्वेशन अपने आप में बहुत ईजी टॉपिक है, आपको बहुत ईजी लगता होगा, बट अब थोड़े से मॉडिफिकेशंस होंगे। जैसे एक्टिविटी इस बार उसने इन्वॉल्व कर ली, 22 का क्वेश्चन है, आपने देखा है अभी कि उसने एक्टिविटी इन्वॉल्व कर ली, एक्टिविटी कोफिशिएंट इन्वॉल्व कर लिया। तो थोड़ी सी चीजें मिक्सड होकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप रेडी रहो उनके लिए, ठीक है। बाकी देखा अगर हमने गैल्वेनिक सेल, इसके बाद में हमने आज क्या समझा, इसके बाद हमने समझा टेम्परेचर कोफिशिएंट, कैलकुलेशन समझी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की कि कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, है ना। हाफ सेल्स मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट कौन से हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, प्लीज इनको आप थोड़ा समझना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की भी मैंने आपसे इंट्रोडक्शन दे दी। अब क्या होगा ना, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन यहाँ से होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके नए कंसेप्ट होंगे। दैट मीन्स कंडक्टेंस पे हम मूव कर जाएंगे, कंडक्टेंस आपका कोलराउश लॉ, उसकी एप्लीकेशन वाला पार्ट। फिर नेक्स्ट में टाइट्रेशंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट अपकमिंग लेक्चर्स होंगे। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इजी भी आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नोटिस करना आप कि आपको 8 से 15 मार्क्स तक की आपको रेंज दिखती है, यहाँ से इतने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चंस ना कभी कभी बेहद आसान आते हैं, और कभी कभी वो नेक्स्ट लेवल वाले पोर्शन से पूछ लेता है, दैट मीन्स कंडक्टेंस वाले से। तो उसमें भी चीज़ें आसान है, आराम से न्यूमेरिकल बनते हैं। बस पॉइंट इतना है कि आप
प्लीज थोड़ा ध्यान से करें, यूनिट वगैरह ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। वो मैं नेक्स्ट में आपसे डील करूंगी, दैट मीन्स कंडक्टेंस में आपको यूनिट कन्वर्जन और ये सारी चीजें समझा रही होंगी, ठीक है। तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, उसके बाद में हम टाइट्रेशन वगैरह को डील कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे करके हम इसको पूरा बाइंड कर देंगे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। बस आप इन चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करते रहना, जो भी कंसेप्ट आ रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं उनको देखते चलना, ठीक है। और टाइम टू टाइम चीज़ों को मतलब डन करते चलना, रिवीजन में रखना, ठीक है। चलिए मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी और बातें कर रही होंगी। टिल देन अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।